यहाँ पर समाजवादी समाजवादी सेना HSRA की स्थापना लिख लीजिए। HSRA की स्थापना। पहले नाम क्या था? HRA। अब नाम क्या पड़ गया? HSRA यानी हिंदुस्तान या भारतीय सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, या इसको एसोसिएशन भी कहा जाता है, सेना या समिति, सेना या समिति। HSRA की स्थापना की, यानी एसोसिएशन या आर्मी की स्थापना की है। यानी इससे लगता है कि इस समय तक क्रांतिकारी जो थे वह समाजवादी विचारधारा से प्रेरित हो गए थे, लेकिन इसके प्रमुख सदस्यों में, हाँ, HSRA के प्रमुख, नीचे लिखे एरो देखो, HSRA के प्रमुख सदस्यों में, HSRA के प्रमुख सदस्यों में विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तो थे ही, भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा आदि प्रमुख थे। तो इन लोगों ने मिल करके अब फिर से एक नए संगठन HSRA की, तो इसका मुख्य कमांडर कौन था? चंद्रशेखर, ठीक ना। तो इन लोगों ने मिल करके HSRA का गठन किया। नीचे लिखे, HSRA का उद्देश्य शक्ति के बल पर ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंका। शक्ति के बल पर ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना और भारत में समाजवादी आधार पर गणतंत्रात्मक रिपब्लिकन, समाजवादी आधार पर गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना करना था। यानी अब इन लोग का मानना था कि केवल देश की आजादी ही महत्वपूर्ण नहीं है, अगर कुछ पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता चल गई तो अंग्रेजों के गुलामी से
हम पूंजीपतियों के गुलाम हो जाए। यह समाजवादी आधार जिसमें सबको बराबरी का अधिकार हो, सरकार में सबको बराबरी की भूमिका हो, यानी साम्यवाद समतामूलक समाज की स्थापना क्रांतिकारियों का उद्देश्य था। ये नहीं था कुछ विशिष्ट बड़े घरानों को शासन, कुछ जमींदारों को, कुछ पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता चली जाए। इनका उद्देश्य था समाजवादी आधार पर गणतंत्र। गणतंत्रात्मक का मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ निर्वाचित सरकार हो, निश्चित समय के लिए चुनी गई सरकार हो, ठीक ना। दो तरह का होता है, राजतंत्र, गणतंत्र। जब वंशानुगत हो तो राजतंत्रात्मक सरकार कहा जाता है, और जब निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है जो सर्वोच्च पद है गणतंत्र। जैसे भारत आज के डेट में क्या है, रिपब्लिकन राष्ट्र है, क्योंकि भारत का सर्वोच्च पद कौन है, राष्ट्रपति है, जो आनुवंशिक नहीं है। निश्चित समयावधि के लिए उनको क्या किया जाता है, चुना जाता है। तो यही उद्देश्य HSRA के सदस्यों का था, ठीक है ना। यानी धीरे धीरे HSRA के लोग समाजवादी विचारधारा से प्रेरित हो रहे थे, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ये लोग पहले जो HRA था उससे ये लोग सबक ले चुके थे, और इन लोग का उद्देश्य ये था कि एक विचारधारात्मक लड़ाई लड़ा जाए। यानी ये लोग हत्याओं के बजाय ये लोग युवाओं में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उठ खड़ा होने के लिए प्रेरित करते थे। भगत सिंह कहा करते थे, क्रांति पर धार वैचारिक पत्थर को रगड़ने से आती है। यानी यही नहीं उद्देश्य था कि कोई किसी को गोली मार दे, बल्कि ये लोग पंपलेट, पर्चा लिखते थे, और पर्चा पंपलेट के माध्यम से वो भारत के नवयुवकों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उठ खड़ा होने के लिए क्या करते थे, प्रेरित करते थे। अगर उसमें कोई बाधक बन रहा है तो उसकी हत्या करने से भी गुरेज नहीं था। लेकिन इनका ये नहीं उद्देश्य था कि अंग्रेजों की नृशंस हत्या किया जाए, जहां बहुत जरूरी हो वहीं पर हत्या का ये लोग समर्थक थे, ठीक ना। तो वैचारिक दृष्टि से देखा जाए तो पहले के क्रांतिकारियों की अपेक्षा ये लोग ज्यादा परिपक्व, ज्यादा मजबूत थे। इसी बीच एक घटना घट गई। साइमन कमीशन पढ़ा चुका हूं, भारत आए। चूंकि साइमन कमीशन में सभी मेंबर कौन थे, अंग्रेज थे, और यह कमीशन भारतीयों की शासन व्यवस्था कैसी हो इसके बारे में सुझाव देने के लिए गठित की गई थी। यानी जो कमीशन भारत के भाग्य का निर्धारण करने के लिए गठित की गई, उसमें एक भी भारतीय को योग्य नहीं माना गया कि उसका मेंबर बनाया जाए, और इसको भारतीयों ने अपना अपमान माना। यह क्लियर हो गया कि यह कमीशन कुछ भारतीयों को देने वाली नहीं है। इसलिए लगभग उस समय के जितने प्रमुख राजनीतिक दल थे सबने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया। हालांकि मैं बताया हूं कि कुछ लोगों ने साइमन कमीशन का समर्थन भी किया था। जैसे कौन पार्टी की थी, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, मद्रास की जस्टिस पार्टी, अंबेडकर साहब, कुछ जमींदार, ये लोग साइमन कमीशन का समर्थन किए थे। लेकिन जितने, इसी तरह मुस्लिम लीग में मोहम्मद शफी का गुट, वो भी साइमन कमीशन का समर्थन किया था। लेकिन अधिकतर जो प्रमुख राजनीतिक दल थे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आपका अकाली दल हो, हिंदू महासभा हो, मुस्लिम लीग हो, किसान मजदूर पार्टी हो, लिबरल फेडरेशन हो, इस सभी ने साइमन कमीशन का विरोध किया। यहाँ तक कि दिसंबर 1927 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, पढ़ाए होंगे, जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने किया था, और उसमें निर्णय लिया था कि हर जगह, हर तरीके से, हर प्रकार से साइमन कमीशन का क्या किया जाए, विरोध किया जाए। यानी जैसे ही यह कमीशन आया भारत, चारों तरफ विरोध, गो बैक साइमन से भारत गूंज उठा। यह कमीशन घूमते हुए लाहौर पहुंचा, और भगत सिंह ने एक संगठन की स्थापना किया था, भगत सिंह
छबील दास, भगवती चरण बोहरा, यशपाल, इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा की स्थापना 1926 में। भारत नौजवान सभा का इन लोगों ने गठन किया था। इसका संविधान या घोषणा पत्र, इसका घोषणा पत्र जो था, घोषणा पत्र भगवती चरण बोहरा ने लिखा। भगवती चरण बोहरा जो थे वह काफी विद्वान आदमी थे, तो इन्होंने ही इस भारत नौजवान सभा का गठन किया। यह छात्रों का संगठन था, लेकिन इसका उद्देश्य था किसानों और मजदूरों के बीच जाकर। भगत सिंह या भगवती चरण बोहरा ने यह स्थापना सभी ने मिलकर किया था। अध्यक्ष स्थापना इन लोगों ने मिलकर किया था और घोषणा पत्र इसका भगवती चरण बोहरा। तो यह एक बहुत प्रमुख संगठन था, छात्रों का संगठन था। उद्देश्य था किसान और मजदूरों में देश प्रेम की भावना जागृत करना, ठीक ना। और यह इतना पॉपुलर संगठन था कि इसका भाषण, समारोह, संबोधन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था। यानी काफी ये लोकप्रिय संगठन था भारत नौजवान सभा, या इसको छात्र नौजवान सभा भी कहा जाता है, ठीक ना। तो ये जो नौजवान सभा था, जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा 30 अक्टूबर 1928, जब लाहौर रेलवे स्टेशन था, वहीं पर पुलिस मुख्यालय था, और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाठीचार्ज। तो यह लाला लाजपत राय नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन इसमें अधिकतर थे कौन? भारत नौजवान सभा। तो भारत नौजवान सभा के सदस्य लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का 30 अक्टूबर 1928 को विरोध कर रहे थे। तो ट्रेन से जब साइमन कमीशन के मेंबर उतरने वाले थे, पहले से ही घोषणा हो गई थी कि इसका विरोध किया, लिहाजा बाड़ा लगा था ताकि पब्लिक साइमन कमीशन के पास जा न पाए। लाला लाजपत राय बाड़ा को तोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास किया और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कहा जाता है कि लाठीचार्ज में सर फट गया और लाला लाजपत राय बेहोश होकर गिरे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उसमें भगत सिंह भी थे। अगर भगत सिंह नहीं थे, क्योंकि भगत सिंह का कोई बहुत स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता है, तो उनके ऊपर युवा लेट गए। जब देखे कि लाला, और उसके बेहोश होने के बाद ही पुलिस उन पर लाठी बरसा रही थी, तो उनके ऊपर युवा लेट गए और बाकी लाठियों का प्रहार अपने ऊपर ले लिए सब। और उसके बाद से जल्दी से एम्बुलेंस लेकर के भागे ये लोग हॉस्पिटल। लाला लाजपत राय को एडमिट कराया गया, लेकिन इतना घातक चोट लगी थी, इस चोट से 17 दिन बाद, यानी 17 नवंबर को लाला जी की क्या हो गई?
लाला लाजपत राय ने दर्द से कराहते हुए कहा था, शायद दिखाया हूं, मेरे ऊपर लाठियों से किया गया एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार की शवपेटिका का आखिरी कील से। तो लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। शेरे पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से लोकप्रिय गर्मपंथी नेता, पंजाबियों के लिए आदर्श था, हीरो था, नायक। और ऐसे व्यक्ति को ये जो लाठीचार्ज का आदेश दिया था पुलिस अधीक्षक इसका, पुलिस अधीक्षक स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। एक अदने से पुलिस अधिकारी के आदेश पर शेरे पंजाब को पीट करके मार डाला। बासंती देवी कौन थी? C.R. दास की वाइफ थी, बंगाल। C.R. दास की वाइफ थी। 16 जून 1925 को C.R. दास की डेथ हो गई थी। मैंने दिखाया होगा जब हम पढ़ाए होंगे आपका स्वराज पार्टी, तो उसमें मैंने लिखाया होगा कि 16 जून 1925 को C.R. दास की मृत्यु हो गई थी। और उन्हीं की पत्नी थी बासंती देवी। बासंती देवी ने युवाओं को आह्वान किया कि किसी भी युवा में इतना दम नहीं है जो शेरे पंजाब को लाठियों से पीट कर मार डाला और उसका बदला न ले। और भगत सिंह के दो आदर्श थे, एक करतार सिंह सराबा और दूसरे लाला लाजपत। करतार सिंह सराबा और भगत सिंह दो ही ऐसे क्रांतिकारी थे अभी तक भारत में हुए जिनको फांसी की सजा मिलने के बाद जिनका वजन बढ़ गया। पहले थे करतार सिंह सराबा। करतार सिंह सराबा को भी पढ़ाए होंगे जब हम गदर पार्टी पढ़ाए होंगे, तो उस समय करतार सिंह सराबा को मैं पढ़ाया होगा कि लाहौर षड्यंत्र केस में उनके फांसी हुई थी, ठीक ना। तो करतार सिंह सराबा के आदर्श थे, भगत सिंह के आदर्श थे। और जिस तरह उनका वजन बढ़ा था, भगत सिंह का भी वजन बढ़ गया था, ठीक ना। नहीं तो फांसी की सजा मिल जाने के बाद जब उल्टी गिनती शुरू होती है तो अच्छे अच्छे की हालत पस्त हो जाती है। अब वो एक एक मिनट में मरने लगता है, अब इतना घंटा, अब इतना मिनट, अब इतना सेकंड, अब इतना दिन, ये गिनने लगता है कि बचा है। तब उसको चाहे कितनों चिकन बिरयानी खिलाई जाए, वो खाना लगता नहीं है, तेज गति से वजन घटने लगता है। और ये सब दोनों ऐसे क्रांतिवीर थे जिनका वजन क्या हो गया था? बढ़ गया था। जैसे मौत का कोई खौफ है ना, मौत जिसके लिए खेल हो। तो आ जाओ। तो भगत सिंह का वजन बढ़ा था। और भगत सिंह ऐसा नहीं कि जेल में भी थे तो बड़ी अच्छा अच्छा खाना खाते थे। एक तो जेल का खाना, और भी अंग्रेजों की जेल का खाना, आज के जेल के खाना भी खाने लायक नहीं होता है, ठीक ना। दाल के नाम पर केवल हल्दी और नमक रहता है? तो वो तो अंग्रेजों का जेल था। वो भी ये सब कौन थे जो अंग्रेजों को त्रस्त किए थे सब? तो इनके साथ तो और बेस्ट भोजन मिलता हो, खराबे मिलता होगा। और वहां भी 64 दिन भूख हड़ताल कर रहे हैं सब। वहां भी जाकर के ही नहीं कि जो हल्दी और नमक वाला जो दाल है और जो कंकड़ पत्थर से पड़ा हुआ चावल है वो मन से खाएं। वहां भी क्या कर रहे हैं सब? भूख हड़ताल। 64वें दिन जतिन दास की मृत्यु हुई थी। उस भूख हड़ताल में भगत सिंह भी शामिल थे। जेल के अंदर भी पीटा जा रहा था इन सबों को। और उसमें वजन बढ़ जाना एक बड़ा आश्चर्य लगता है। कल्पना करिए, सिहर उठेंगे। मतलब मौत का जैसे इन लोगों के लिए क्या था? खेल था, खुशी का मौका था। अरे स्थिति ये थी, मैंने बताया था आप लोग को कि जब राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हो गई और सचिन बख्शी जो सबसे उनमें उम्र दराज थे, और उन्होंने एक पर्चा लिया हुआ था, उसमें उनको गिरफ्तार किया गया था। मतलब ये नहीं पता था कि मतलब सचिन नाथ बख्शी इसमें शामिल है, उसमें शामिल है। पर्चा में पकड़े गए थे।
तो ये सब पंपलेट जारी करते थे, वो पंपलेट लोगों में बंटवाते थे। सरकार इतनी थर्राती थी उन पंपलेटों से कि जिनके पास अगर पंपलेट मिल जाता तो उसी को अरेस्ट कर दिया, उसी में पड़ गए। तो ये तो था कि फांसी तो नहीं है होगी, जेल उनकी सजा हो सकती है कैद की। तो सब लोग निश्चिंत थे कि बख्शी जी का फांसी नहीं हो। अब भगत सिंह को फांसी हो गई, राम प्रसाद बिस्मिल का। तो कह रहे क्या भगत, क्या पंडित अपने अकेले आनंद लेना चाहता है मृत्यु का, हमको छोड़ दिया। यार तुम्हारा नाम हो जाएगा और हम पीछे छूट जाएंगे, कुछ करो मेरा भी हो जाए। अब तो संजोग से अगले दिन, हालांकि अब हो सकता है मजाके में कहें हूं, ठीक ना, लेकिन अगले दिन पता चला कि सजा सुनाई गई थी, इनका भी फांसी। भगत सिंह बड़े दुखित थे, राम प्रसाद बिस्मिल बड़े दुखित थे कि भाई इनका भी हो गया। ये लोग तो चाहते थे भले हमारे साथ कुछ हो जाए, जो हमारा साथी है वो बच जाए। वो बड़े दुखित हुए सुने सजा। तो तब तक बख्शी साहब पहुंचे हैं, कहे यार दोनों अब एक साथ मृत्यु का आनंद लिया जाएगा। मतलब उस बंदे के अंदर कोई ये नहीं था, खुशी से उछल पड़े थे। क्या मिला है सजा? फांसी की। अच्छे अच्छे, जब फांसी की सजा नाम सुनते ही शरीर कांप उठता है। बख्शी साहब प्रसन्नचित हो उठे। तो ये सब वीर थे सब, तो ये सब मामूली लोग नहीं थे। तो भगत सिंह जो थे, इनका नौजवान सभा था, और भगत सिंह के यहाँ वो पंजाब के ही लाजपत राय। अब भगत सिंह के चाचा जी थे, पढ़ा चुका हूं, अजीत सिंह, सरदार अजीत सिंह। और अजीत सिंह के गहरे मित्र थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का इनके घर आना जाना था, और भगत सिंह का पूरा परिवार ही राष्ट्रवादी विचारधारा से। खुद जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ उस समय इनके पिता सरदार किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और दूसरे चाचा स्वर्ण सिंह, ये तीनों जेल से रिहा हुए थे। तब इनकी दादी ने इनका नाम रखा, एक तो बेटा का जन्म, और ये पता चला कि मेरे तीनों पुत्र जेल से छूट गए। तो उनके खुशी का पारावार नहीं रहा, ये बहुत भाग्य वाला है। तो भगत सिंह का नाम क्या था? ओरिजिनल नाम भागो वाला। उन्होंने इनका नाम रखा था भागो वाला। अब भागो वाला से हो गए भगत सिंह। इनकी जयकौर जो इनकी दादी थी, उन्होंने इनका नाम रखा था कि भागो वाला। बड़ा पोता बड़ा भाग्यशाली है कि चाचा और पिता सबको जेल से रिहाई हो गई, ठीक ना। तो भागो वाला नाम रखा गया था। तो अब समझिए कि राष्ट्रवादी देश की आजादी के प्रयत्न के कारण ही तीनों लोग जेल में थे। रोज जब से भगत सिंह का जन्म हुआ था वहीं पर योजना बनती थी कैसे देश को आजाद कराया जाए। लाला लाजपत राय भी वहां मौजूद रहते थे। भगत सिंह को बचपन में गोद में लाला लाजपत राय खिलाए थे, इनके हीरो थे, और उस बंदे को मार दिया गया। ये भगत सिंह का तो व्यक्तिगत क्षति था। खुद नौजवान सभा के सदस्य थे भगवती चरण बोहरा, यशपाल, ये सब HSRA के सक्रिय मेंबर थे। आ जाओ। उसमें ये नौजवान सभा के छात्र भी जो नेता थे वो भी पीटे गए थे। लाला लाजपत राय का तो डेथ हुआ, यानी इन लोगों को व्यक्तिगत सदमा था। इधर बासंती देवी का आह्वान कि क्या भारत के युवाओं का पौरुषत्व मर चुका है, जो भगत शेरे पंजाब की हत्या का बदला नहीं लेंगे। यानी HSRA ने, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुआ तो HSRA ने को लगा कि सरकार ने लाला लाजपत राय की नहीं हत्या किया है, हमारे पौरुषत्व का चुनौती दी जाए। और HSRA ने इस चुनौती को क्या किया? स्वीकार किया और पहुंच गया कहां? लाहौर। लाहौर पहुंचा कौन कौन? लाहौर। HSRA के मेंबर कहां पहुंचे? लाहौर। और लाहौर में कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह।
राजवीर सुखदेव और जय गोपाल। ये तीनों तो पहुंचे थे सब कहां से? यूपी से। भगत सिंह की जब शादी की बात हुई और जब लड़की वालों ने भगत सिंह को देखने आए, और भगत सिंह की दादी का ये बड़ी जिद था, भगत शादी कर ले नहीं तो मर जाऊंगी, तुम्हारी शादी नहीं देख पाऊंगी। मम्मी पापा से अधिक बेचैन दादा दादी शादी के लिए होते हैं, जिसके होंगे उसको अनुभव होगा। तब दादी एकदम जिद करती, भगत मेरी बात मत ठुकरा, तुम्हारी शादी देख लेती और उसके बाद मर जाती तो कोई टेंशन नहीं था। अब दादी के जिद पर यह हुआ कि लड़का, हल्ला हुआ कि भाई भगत सिंह का शादी होने चाह रहे हैं लोग। तो जमींदार आदमी थे, एक फैमिली आई भगत सिंह को शादी के लिए। भगत सिंह को देखे लो शादी ओके कर दिया। भगत सिंह बेचैन, ये क्या कर रहे हैं सब। उस समय तो कुछ नहीं बोल पाए। कहेंगे ऐसा है कि शादी करना है तो लड़की से पहले मिलेंगे, ये शादी उससे करना है। इनको लगा कि अपने घर वालों को मैं नहीं समझा पाऊंगा, लड़की को समझा दूं। और उस लड़की से मिले, कहे तुम मुझसे शादी करना क्यों चाहती हो, मना कर दो। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो आपसे बड़ी प्रभावित हूं। उन्होंने कहा कि देखो मेरी जिंदगी बहुत अधिक नहीं है, अंग्रेजों के नज़र में इनामी बदमाश हूं। अब मैं एक ही कसम खाया हूं देश की आज़ादी के लिए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं कुछ भी कर गुजर जाऊंगा। सपना भारत की आज़ादी है, इसलिए मेरी जिंदगी किसी और लड़के से शादी कर लो ताकि तुम आराम से रहोगे। वो कहा यही तो मैं आपके बारे में सुनी हूँ और इसीलिए मैं पिताजी को जिद करके आपके घर भिजवाई हूँ। और मैंने कहा है कि मैं शादी करूँगी तो भगते से करूँगी। ला, और वो लड़की गए थे समझाने के लिए कि भगत हमसे शादी मत कर। वो लड़की ने ही अपने पापा को भेजे हुई थी। अब भगत सिंह को लगा कि अब इसको तो समझाना व्यर्थ है, और जब इसको नहीं समझा पाए तो इसके मम्मी पापा को कैसे समझा पाए। ऐसा घर से भाग चले, और वही भगत सिंह घर छोड़ करके भाग लिए और आ गए पंजाब कानपुर। तो उस लड़की ने, उसको नाम दिया गया भगत सिंह की विधवा, जबकि शादी नहीं हुई थी। खाली बस भगत सिंह एक बार उसको, वो इनके बारे में जानती थी, भगत सिंह एक बार ही मात्र उससे मिले और उसने कहा कि जिसे शादी करना चाहते हो फांसी पर चढ़ गया। तो फिर मगर शादी अब दूसरी, मैंने तो एक वरण कर चुकी थी, शादी हुआ न हुआ। और उस लड़की ने आजीवन शादी नहीं की और उसको भगत सिंह की विधवा के नाम से फेमस हुई। जबकि रियलिटी ये था कि एक बार भगत सिंह वो भी मना करने गए थे, अपनी कमियां बता रहे थे उससे कि मुझसे बेकार तुम्हारे लिए दूसरा कोई पति नहीं होगा, मत शादी करो। लेकिन उस लड़की ने शादी ही नहीं किया। तो भगत सिंह कानपुर आ गए थे। इनका मिलन भी चंद्रशेखर आजाद से बड़ा अजीब हुआ। चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के नजर में किरकिरी थे। 5,000 का इनाम था। ये सब लोग चंद्रशेखर आजाद से मिल नहीं सकते थे। चंद्रशेखर आजाद से मिलने के लिए कुछ कोड नंबर था, और जो कोड बताता था उसी से पंडित जी मिलते थे। नहीं तो दिन में प्रायः ये लोग कमरे में छिपे रहते थे। और गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कानपुर के हिंदी प्रदीप के, प्रताप के संपादक थे, क्रांतिकारियों के हमदर्द थे। हालांकि बाद में दंगे में उनकी हत्या हो गई, सांप्रदायिकता का भेंट चढ़ गए। तो गणेश शंकर विद्यार्थी से भगत सिंह मिले थे और कहे थे भाई देखो हम पंजाब में बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन अब वहाँ रह पाना संभव। यहाँ सुने कि यूपी के में राम प्रसाद बिस्मिल, बड़ी नाम था इनका इस्फाकुल्ला का, राम प्रसाद बिस्मिल जी भी कसम खाया, मैं भी वही कसम खाया, मैं तो घर छोड़ दिया। तो कहे राम प्रसाद बिस्मिल से तो नहीं मिल पाओगे, क्योंकि बिस्मिल बड़े क्रांतिकारी थे, मिलना हो तो उन्हीं का सब पक्का चेला है चंद्रशेखर आजाद से।
और चंद्रशेखर तो कहे अच्छा पंडित जी से मिलवा दो, कहे चंद्रशेखर चाहेगा तो वो राम प्रसाद बिस्मिल से मिलवा देगा, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल और ज़्यादा नाम थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल से अगर मिलवाएगा तो चंद्रशेखर आजाद मिलवाएगा। कहेगा अच्छा तो पंडित जी का पता ही है। उन्होंने बताया कि फला जगह पंडित जी हैं, पहुंच जाओ। अब कोड वोड बताना, भाई वो संपादक थे, अखबार निकालते थे, वो क्या जानते थे कि ये सब कोड वोड भी अपना रखे हैं सब। अब वो क्या किए कि भगत सिंह को भेज दिए, कमरा बता दीजिए। भगत सिंह बिना किसी पूछे पहुंचे डायरेक्ट उसी कमरे पर। वो भी जानते थे कि भाई अपने भी तो छिप कर रहते थे, तो वो क्रांतिकारियों के कैसे रहते हैं उनको लगभग अंदाजा तो था ही। अगले लगे फाटक खटखटाने। पंडित जी थोड़ी देर तक तो शांत रहे, अंदर से बंद था, आई लगातार पीट रहे हैं। अब वो अंदर से बोले भाई कौन? तो कहा मैं भगत, आपसे पंडित जी मिलने आया हूं। कहे कोड, चुप, इनको पता नहीं था। उसके बाद से फिर कहे पंडित जी नहीं है, वो नहीं है। कह भाई खोलिए आप फाटक, हम जान रहे कि आप हैं, ठीक ना। अभी देखे कि भाई कौन है, अंदर अंदर से झांक कर देखे, पुलिस उलिस तो नहीं नजर आ रहा, बाहर तो कोई नहीं है। फिर उसके बाद से फाटक खोले, एक तरफ फाटक वाला कनपट्टी पर। अब भगत सिंह के कनपट्टी पर रिवाल्वर। कहे बताओ तू कौन मुखबिर है? अरे पंडित जी हम आए हैं लाहौर से, और हमको गणेश शंकर विद्यार्थी ने आपके पास। अब गणेश शंकर इनका विद्यार्थी का नाम सुने तो फिर वो अपना विद्यार्थी जी के बारे में पूछे, जब बता दिए तब कहे कि तब तुमको पहले बोलना चाहिए था, नहीं तभी तक तो पिस्टल दग गई होती। चूंकि इन्होंने जैसे वो रिवॉल्वर ताने, बचाव में कुछ नहीं, चुपचाप खड़ा हो गया। अगर कोई दूसरा रहता है तो चिल्लाता, छीना झपटी करता, पिस्तौल हटाने का प्रयत्न करता, लेकिन वो चुपचाप, जैसे उनके ऊपर कोई असर उस रिवॉल्वर का नहीं पड़ता। उनको लगा कि भाई कोई है। और कहा जाता है 2 आग का मिलन था, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का मिलन 2 आग का मिलन था। हालांकि दोनों का जो बैकग्राउंड था भिन्न था। एक था बड़े जमींदार फैमिली का लड़का, जिसका बड़ा नाम था, जिसके परिवार का बड़ा नाम था, जिसका पूरा परिवार एक राष्ट्रवादी विचारधारा का। और दूसरा बड़े गरीब फैमिली का लड़का, अलीराजपुर एमपी का सबसे आदिवासियों का सबसे बहुल आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है, जिसका पहले नाम था भाभुआ, अब नाम है अलीराजपुर। अलीराजपुर जिले में आदिवासियों के साथ बचपन में चिड़िया का निशाना लगा। आदिवासी शिकार करते हैं, चिड़िया उड़िया मारते हैं, तो ये तो मांस खाते नहीं थे, पंडित थे, लेकिन निशाना ये भी उन्हीं सबों के साथ था। उन आदिवासी बच्चों के साथ घूम घूम कर चिड़ियों का निशाना लगाना, बचपन में गुर्देल उर्देल से, तीर धनुष से शिकार करना, इस सब में रुचि थी उस फैमिली के लड़के। पिताजी के पास इतनी पैसा नहीं था कि अपने इस बेटे को पढ़ा सके। एक लड़का उनका बीमारी में बिना इलाज का, भगत चंद्रशेखर आजाद का एक भाई थे, वह बीमार पड़े, इतना पैसा नहीं था कि इलाज कराया जा सके। अब बिना इलाज के कारण वो मर गया। एक लड़का जीवित है, और उस लड़के को भी पढ़ाने की क्षमता नहीं थी। वो सत्यनारायण भगवान का कथा होता, जो छोटे मोटे जो नहीं पंडित लोग जाते हैं घर घर पूजा, यह उनका पेशा था। तो खुदे आदिवासी बहुल क्षेत्र था, वो खुदे गरीब, पूरा अलीराजपुर आज भी बहुत गरीब बेल्ट है, उसी क्षेत्र के थे। तो ऐसा भी नहीं कि कोई पूजा मिला तो ठीक ठाक दक्षिणा दे रहा है, वही जो इनका इनकम का सोर्सेज था, तो बस किसी तरह दाल रोटी मिल जा रहा था। सोचे लड़का बड़ा हो रहा है, कुछ पढ़ ले। हम तो पढ़े नहीं, छोटे मोटे पूजा करते हैं। सुने कि बनारस में ऐसे संस्कृत विद्यालय जहाँ फ्री में पढ़ाया जाता है, फ्री में रहने की व्यवस्था की जाती है, फ्री में भोजन दिया जाता है। अब कहे चंद्रशेखर चलो बनारस को। अब बनारस में जहाँ आज काशी विद्यापीठ है, वहीं एक संस्कृत विद्यालय था,
शिव प्रसाद गुप्त ने पढ़ाए होंगे, असहयोग आंदोलन में तो बताए होंगे। काशी विद्यापीठ की स्थापना 1931 में आज के संपादक शिव प्रसाद गुप्त ने किया था। तो उपसंस्कृत विद्यालय था पहले, उसी को काशी विद्यापीठ में बड़े रूप दे दिए। असहयोग आंदोलन के दौरान जब राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई, जैसे काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, अलीगढ़ कॉलेज जो था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इन सब तमाम स्थापना हुआ था। उसी में काशी विद्यापीठ की शिव प्रसाद गुप्त ने स्थापना। वहीं पर एक संस्कृत विद्यालय था जहाँ फ्री में सब कुछ दिया जाए। आज भी बनारस में कुछ स्कूल है जो फ्री में संस्कृत की पढ़ाई कराता है, बच्चे जाते हैं वहाँ, सब कुछ स्कूल खर्च वहाँ करता है। तो उसी विद्यालय में गए थे पढ़ने, यानी एक ऐसा बैकग्राउंड का जिसके यहाँ पैसे वैसे का कोई मतलब नहीं, और एक ऐसा घर का जिसके यहाँ पढ़ाने भर का पैसा नहीं, फीस देने भर का पैसा नहीं। भगत सिंह नास्तिक थे, कई संस्कृत के स्टूडेंट थे, ईश्वर में घोर आस्था। 2-2 घंटा चंद्रशेखर आजाद क्या करते थे? पूजा पाठ करते। सीताराम तिवारी जी के लड़के थे चंद्रशेखर तिवारी, जो 2-2 घंटा पूजा करते थे, त्रिपुंड लगाते थे। संस्कृत के बच्चों को आज भी देखेंगे तो अंदाजा लग जाएगा। त्रिपुंड लगाते थे, प्याज लहसुन नहीं खाते थे। अब भगत सिंह कहते थे सरदार अगर मीट ना खाए तो शिकार कैसे करेगा? ठीक है ना? यानी इनको पर डे नहीं चाहिए तो हफ्ते में एक बार मीट चाहिए, ठीक ना? तो ये भगत सिंह मांसाहारी, ये छुआछूत को नहीं मानने वाले। ये जो मेहतर था, जो सफाई करता था जेल में, हाँ, जो जेल में सफाई करता था, कहते थे कि चलना मैं तेरे साथ, तू एक दिन भोजन करा, मेरे अपने घर का रोटी लेकर खिला। वो कहता अरे सरदार जी क्या बोल रहे हैं? अरे आप कहाँ बड़े फैमिली के लड़के, बड़े जाति के, अहम मेहतर, हमारा छुआ हुआ कोई नहीं खाता था। कहा यार तू तो मेरी माँ के समान है, माँ भी मेरी सफाई भाई करती थी और तू भी तो यही काम करता है, तू तो मेरी माँ के जैसा है। अपने घर से मुझे खाना खिला दे यार, जेल का खाना खाते खाते मन उब गया है, तुम्हारे हाथों का खाना खाना चाहता हूँ। और जात से कौन था? बल्कि मेहतर, मतलब उस समय छुआछूत, आज तो खत्म लगभग है, अभी भी कुछ गांव में माना जाता है, ठीक ना? लेकिन उस समय तो ये प्रथा जाती थी। लेकिन भगत सिंह उस समय ये छुआछूत, जाति प्रथा, ये सब रूढ़ियों से क्या था? मुक्त में। अब उसके बाद से अभी इतना जिद करिए कि मजबूरी में उसको अपने घर से खाना लाना पड़ा, रोटी सब्जी लेकर आए। कहा यार, कहा पंडित जी, मतलब अपने तरफ से उसको ये था कि उसको साफ सफाई से लेकर आया था, और वैसे लेकर आया था जैसे बहुत कोई पवित्र चीज है, पता नहीं किससे बनवा करके लाया था, लेकिन अपने हाथ से लाया था। अब पंडित जी के पास रख लिया, अपने किनारे हट गया। वो छुआछूत की प्रथा थी, हाँ। तो कहा यार रोटी लेकर इतना प्रेम से आया, अपने हाथ से न खिलाया तो भगत सिंह को संतुष्टि कैसे मिलेगी? आज जब चन्ना खिलाए तो लगे उनके आंखों से झरझर झरझर आंसू गिर रहा था कि इतने बड़े, साधारणतः बड़ी ऊंची जाति में मानी जाती है, इतनी बड़ी जाति, अब उसके नजर में बड़ी जाति थी, बड़ी फैमिली के लड़के, इतना नाम पूरा देश भगत भगत कर रहा था, और वो हमारे हाथ से खाना खा रहा है। तो भगत सिंह इस सब प्रथाओं से, तो एक नास्तिक, एक आस्तिक, एक मांसाहारी, एक शुद्ध शाकाहारी, प्याज लहसुन से दूर, एक छुआछूत को न माने। पंडित जी एकदम साथी संगे रहे, लेकिन खाने के समय दूर रहो, ठीक ना? वो मानते थे कि किसी नीची, उनको ये भावना खत्म की पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल भी ब्राह्मण थे। कहा चंद्रशेखर तुम क्रांतिकारी हो और वहीं फंसे हुए है ना? अब वो समझाए तो राम प्रसाद बिस्मिल से मिले तो ये छुआछूत वाली हटा दी, तब से वो सबके यहाँ खाने लगे थे। ये राम प्रसाद बिस्मिल के पहले, उसके पहले ये भी मानते, यानी दोनों में कोई बैकग्राउंड में समता नहीं था, लेकिन दोनों के पास एक ही समता थी
कि देश के लिए दोनों कुछ भी कर गुजरने के लिए तत्पर रहने वाले लोग थे। तो कहा जाता भगत सिंह और चंद्रशेखर का मिलन आग का मिलन था। तो चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात हुई और HRA से जुड़ गए भगत सिंह। राम प्रसाद बिस्मिल से मिला, HRA का सदस्य, अब HSRA हो गया, तो गहरी दोस्ती हो गई थी। कहा जाता चंद्रशेखर आजाद के सबसे विश्वसनीय कोई दोस्त था तो भगते थे, ठीक ना। हालांकि दोनों में पटती नहीं थी। कारण क्या था? एक और अंतर था, भगत सिंह पिक्चर देखने के शौकीन थे। और उस समय का पिक्चर पहले गांव में आता था, आप लोग नहीं देखे हैं, वो आता था रील टाइप का, ऐसे घुमाया जाता था। हाँ हाँ, देखे हो ना, आ जाओ। वो ऐसा ही कुछ था व्यवस्था। तो वैसा ही, तो वो पिक्चर देखने के शौकीन थे। 25 पैसा भगत चंद्रशेखर कोषाध्यक्ष भी अपने संगठन के चंद्रशेखर आजाद थे। अब पैसा को बड़ा एक किफायत से खर्च करते थे, कहीं से मिलता था तो बड़ी किफायत से, तो 25 पैसा देते थे। अब पंडित भगत सिंह क्या करते थे, उसमें से 5 पैसा बचा लेते थे, 20 पैसे में अपना खाना खा लेते थे। अब 5 दिन बचाते थे तो हफ्ते में 1 दिन पिक्चर का एक टिकट हो जाता था। अब भाग करके पिक्चर देखते थे। तो अब मजाकिया, भगत सिंह गंभीर आदमी नहीं थे, विचारक थे, लेखक थे, पत्रकार थे। भगत सिंह एक बड़े विचारक, बड़े लेखक, बड़े पत्रकार थे, लेकिन स्वभाव जो था उनका हंसमुख वाला था। और चंद्रशेखर आजाद गंभीर रहने वाला, अनुशासन प्रिय, मतलब संगठन में किसी की मजाल नहीं थी। पंडित जी जब बैठ जाते थे तो उन्हीं के साथ ही हर बात नहीं कर सकते थे। जितना पंडित जी को इतना ही बात होती थी, पंडित जी को बुरा लगा। कुछ अगर बोल भी पाते थे तो भगत सिंह बोल पाते थे। तो उनके सबसे गहरे दोस्त मतलब भगत सिंह। तो दोनों के बीच एक दोस्ती, एक विश्वास। अब भगत सिंह कहे कि पंडित जी, अब इस काट का अंतिम समय आ गया, अब इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं जाना। साथी था राजगुरु भगत सिंह के मतलब क्लासमेट जैसे थे। दोनों एक ही अगल बगल के स्कूल में पढ़ते थे, दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी। ये भी HSRA से जुड़े थे, यही साथे रहते थे। अब राजगुरु का एक भाई, अब लाला जी की हत्या बर्दाश्त के बाहर। पंडित जी हम लोग जा रहे हैं, तो जाओ, कुछ गड़बड़ी मुझे भी ले ठीक है ना। जब तुम लोग मारोगे तो हम काहे कहते रहे। लाला जी तुम ही लोग के थोड़े थे, वो तो हमारे भी आदर्श थे। एक दूसरी चीज तुम लोग का व्यक्तिगत संपर्क था, हम उनके बारे में सुने थे, जाने थे, उनके विचारों को पढ़ते थे। उन्हीं लोग के विचार से तो हम आज यहाँ पहुंचे हैं, हमारे भी वो प्रेरणा स्रोत है। और ये तीनों पहुंच गए कहाँ? लाहौर। नौजवान सभा का नेता था जयगोपाल, ये लाहौर में थे। ये लोग जयगोपाल से खबर किए कि जयगोपाल हम लोग आ गए हैं इस काट को मारने, अब तुम बाकी व्यवस्था करो। वो वहां का लोकल था। ये लोग तो अब, अरे भगत सिंह कई साल छोड़ चुके थे लाहौर, ठीक ना। जयगोपाल को कहे लो, जयगोपाल से कहे पहले तुम इस काट को ठीक ठाक से पहचान, क्योंकि हम लोग पहचानते नहीं है इस काट। जयगोपाल ने कहा ठीक है। अभी तीनों कई तारीख को मृत्यु हुई थी? 17 नवंबर। लाला कहां पर हुई थी? कहां पर लाठी से मारा गया था? पुलिस मुख्यालय के सामने। मुख्यालय के सामने। कै बजे? दिन में। कै बजे? 3-4 बजे। और यही रेलवे स्टेशन भी था। तो इन लोगों का ये उद्देश्य नहीं था कि छिप करके इस काट को मारे। इस काट को वहीं पर मारेंगे जहां भगत सिंह को जिसने लाठीचार्ज से पिटवाया था, लाला लाजपत राय को। और 17 नवंबर और 17 दिसंबर मतलब 30वां दिन 1928
उसी जगह पर ये लोग पहुंच गए और पुलिस मुख्यालय ये पता चला कि सभी अधिकारियों की आज मीटिंग है, पुलिस अधिकारियों के, यानी सब लोग उपस्थित होंगे। स्कॉट भी आया है। जयगोपाल के ये काम था, जयगोपाल को सब पता करना। जयगोपाल ने कहा कि आज तो संजोग से लाला जी का 30वां दिन है, महीनवा, 1 महीना पूरा हो रहा, आज ही बदला लिया जाए तो मजा आए, है ना, गुज ज्यादा हो। तो कहे यार मारना है वहीं पर, पुलिस के सामने मारना है, इसलिए पता करो। तो पता चला कि आज तो मीटिंग है, आज तो इसका टाइम आएगा, एक कंफर्म न्यूज है। कहते चलो लिए जयगोपाल साइकिल लिए और तीनों अलग अलग पहुंच गए मुख्यालय के सामने। ये सड़क है, एक तरफ राजगुरु और एक तरफ भगत सिंह, और ई का की है कि साइकिल लेकर के चैन उसको उठा आई साइकिल लेकर रोड इधर इसका, ठीक ना, बुलेट से। लेकिन संजोग था वो स्कॉट नहीं था, वो पुलिस अधीक्षक डीएसपी जेपी सैंडर्स था। जेपी सैंडर्स था, ये बुलेट से आ रहा था, इसके साथ साइडो था चरण सिंह। बुलेट चला रहा था सैंडर्स, और सैंडर्स बुलेट चला रहा था हड़ उस तरह का बुलेट और भारी होता है। अब वो आ रहे हैं, और इधर रास्ते पर कौन है? जयगोपाल। यही पर था डीएवी कॉलेज, लाहौर डीएवी कॉलेज। सड़क के किनारे ही लाहौर डीएवी का पंडित जी यानी चंद्रशेखर आया, सामने नहीं आया। वो डीएवी कॉलेज के जो चारदीवारी था यहाँ पर देख रहे थे, वही बगले में थे, लेकिन उस सड़क के पार जो चारदीवारी थी उसके अंदर थे। अब क्या हुआ कि जैसे आया जयगोपाल ने कहा कि आखिर फेंक दिया साइकिल लिए थे। जैसे उधर से धड़ आया था, वो साइकिल चढ़ा रहे तो देखा कि साइकिल किनारे चढ़ा रहा, और जैसे सामने से गिले इसे फेंक, और जब साइकिल फेंके तो उसका बुलेट डिस्टर्ब और लेकर के, यानी इशारा किए कि यह है। पहली गोली किसने मारा? राजगुरु ने मारा सैंडर्स को, उलट गया। पंडित उनको लग गया कि तो बिल्ला उसका नहीं है, डीएसपी है, लेकिन राजगुरु गोली चला चुके थे, क्योंकि जयगोपाल ने राजगुरु को इशारा कर दिया कि यह है। अब वो बिल्ला वाला नहीं देखे, वो हड़बड़ी में भी रहे होंगे, आज तब तक ही देख लिए बिल्ला कि ये तो डीएसपी है, हम लोग मारने हैं स्कॉट को, एसपी को। लेकिन अब चूंकि राजगुरु ने गोली चला दिया और गिर गया, तो दूसरी गोली भगत सिंह ने मार दी। तब तक जो चलन था ये उठ खड़ा हुआ और ये भगत सिंह पर तान दिया। ट्रेगर पर हाथ जाते तक पंडित जी चिल्लाए, दूर रहो, छूना नहीं, भारतीय हो, नहीं मारना चाहता हूं, चुपचाप रास्ता पकड़ो, भागो यहां से जल्दी। अब तब तक चरण वो एकदम मूड में आ गया कि अब भगत सिंह को हम मार दें। जैसे देखे टेगर दबाया, तब तक दूसरी तीसरी गोली है भगत सिंह चंद्रशेखर मारे चला, दोनों मर गए। अब उसके बाद से साइकिल तो ठीक है था, जयगोपाल का जल्दी बैठो, आगे राजगुरु, पीछे चंद्रशेखर भगत सिंह। अभी तीनों साइकिल से, अब कुछ चारदीवारी के पास से पैदल कवर कर, कोई आया तो मार दूंगा, फायरिंग। अब तब तक वो पता नहीं कहां से वहीं गली से निकल गया। इधर तो पुलिस मुख्यालय चारों तरफ, पुलिस मुख्यालय कहीं भी होता है तो पुलिस मौजूद रहती है। अरे मारा गया, ये तो फायरिंग करते ही सब पुलिस पकड़े, ये सब निकल लिए, पता नहीं कहां लापता हो गया।
पूरे जिले को सीलबंद कर दिया, भागने ना पाए, कहीं छिप गए। पहले से निश्चित जगह इन लोग का था। पुलिस लाख प्रयत्न की, लेकिन ये तीनों मिले नहीं। 3 का 4, चारों नहीं मिले। भगत सिंह कहेगा, अब ये लोग चंद्रशेखर आजाद कहेगा अब यहाँ रहना उचित नहीं है, वैसा है कि निकला जाए। अब चंद्रशेखर आजाद का कोई फोटो पुलिस के पास नहीं, ठीक है ना। एक तो लाहौर के थे भी नहीं, अभेष बदलने में माहिर थे। वो एक पुजारी का भेष बना लिए, दाढ़ी उड़ी कुछ पता नहीं कहा, नकली पुली लगा लिए, पुजारी का भेष बना लिए, कंठी माला पहन लिए, पूजा पाठ पहले से कराते थे तो उसका भेष बनाने में माहिर आदमी थे। कुछ दिन तक एक मंदिर में भी रहे महंत बनकर। ये था कि महंत रहेंगे, महंत जी मरने वाले हैं, अगर उनका उत्तराधिकारी बन जाऊंगा तो पूरे मंदिर की जमीन संपत्ति हमको मिल जाएगी। तो मध्य 8-9 महीना बेचारे दिन भर मोहन जी का पैरों दबाते थे। मोहन जी की विश्वास पाठ पड़े गाजीपुर में कि मंदिर का अगर संपत्ति मिल गई तब तो हमारा संगठन पैसे की कमी नहीं होगा, ठीक ना। तो मार मोहन जी, लेकिन मोहन जी का ही सेवा कर दो। मोहन जी जो बीमार उमार पड़े थे वो ठीक होने लगे। अब इनको लगा कि तो मरे उरेगा नहीं, ठीक ना, तो वो स्वाद छोड़ करके भागे थे। तो ये चंद्रशेखर आजाद जो थे निकल दिए, फंस गए। कौन? भगत सिंह और राजगुरु। भगत सिंह पंजाबी आदमी, लोकप्रिय व्यक्ति थे, वहां के छात्र, राजनीति कर चुके थे, दाढ़ी रखते थे, बाल रखते थे, सरदार थे। अब हुआ कि चंद्रशेखर आजाद आए कानपुर और भगवती चरण बोहरा, मैंने बताया था, बोहरा बहुत विद्वान आदमी थे। इन्होंने एक किताब लिखा था, फिलॉसफी या बम, बम का दर्शन, बम का दर्शन, फिलॉसफी या बम नाम से इन्होंने भगवती चरण बोहरा ने किताब लिखी। इनकी पत्नी थी दुर्गा देवी, दुर्गा देवी क्रांतिकारी थी, तो भाभी के नाम से, दुर्गा भाभी के नाम से फेमस थी। और इन्हीं का एक लड़का था जो 6 महीने का था, सची। सची दुर्गा का बेटा था, सची 6 महीने बाद थे। और दुर्गा, बोहरा और भगत सिंह एक ही डीएवी कॉलेज के तीनों स्टूडेंट थे। बात समझे कि नहीं? लव मैरिज किए थे दुर्गा से। और दुर्गा इतनी गोरी थी कि अगर यूरोपियन ड्रेस पहन लेती थी तो वो अंग्रेज लगने लगती, और इंग्लिश फर्राटे के साथ बोलती थी। अब चंद्रशेखर कहे कैसा है, इस संजोग से भी लाहौर के बोहरा इन सबों के साथ थे। ये थी चूंकि लड़का होने वाले, ये भी इन्हीं सबों के साथ रहती थी, लेकिन चूंकि लड़का हुआ था, इनको इनके अपने पापा के पास भेज दिया गया, यानी ई लाहौरे में मौजूद थी। बोहरा से कहा गया कि किसी तरह दुर्गा को भेजो, वह बचा सकती है चंद्रशेखर भगत सिंह को। दुर्गा ने अपने बेटे की जीवन दांव पर लगा दिया। कहीं भगत की जिंदगी की बात है तो कुछ भी, लड़का क्या चीज है, ठीक ना। और पहली बार भगत सिंह ने अपना दाढ़ी बनवाया, बाल काटा और कैप लगाया। जो भगत सिंह का आप फोटो देखते हैं, सरदार थे, लंबा बाल रखते थे, दाढ़ी रखते थे। अरे करीब 23 वर्ष की उम्र हो रही थी तो दाढ़ी बाल। अब अपनी पहचान को छुपाने के लिए जितने इनके लोग देखे थे, लाहौर के जितना फोटो था वो सब दाढ़ी बाल में था। इन्होंने पूरा एकदम क्लीन। अब उनका कैप देखेंगे, कैप ऐसा लगाते थे कि हल्का चेहरा छिप जाए। अब दुर्गा पहुंची, सची। अब की कहा कि एक यूरोपीय ड्रेस दोनों लोग पहन लिए। अब भगत सिंह का इंग्लिश बहुत अच्छी थी और दुर्गा भी फरारी के साथ इंग्लिश बोलती थी। अब ये हुआ कि स्टेशन से ट्रेन पकड़ा, अब यहाँ से भागा जाए। तो यूरोपीय छड़ी लेते थे, छड़ी लेते थे, यो छड़ी मंगा लिए। आइए यूरोपीय हाइट लगा करके एकदम यूरोपीय बन गए। देखने से तो भारतीय लगते थे, लेकिन स्टाइल इनका अब वो थी यूरोपियन ड्रेस, मतलब यूरोप की महिला है, आपस में इंग्लिश
अब भगत सिंह काकी अपने हाथ में बच्चे को ले लिया। राजगुरु कुली बन गए, बड़े बड़े अब पुलिस वाले एकदम से ये थे कि भगत सिंह को मतलब जिला सील था। लाहौर रेलवे स्टेशन चारों तरफ खुफिया एजेंसी लगी हुई थी, कहीं ये सब भागे ना। पंडित जी तो भाग चुके थे, ये दोनों फंसे हुए थे। जय गोपाल को तो वहीं रहना था। अभी राजगुरु कुली बन गए, अब बच्चे को ले लिए। जो पुलिस वाले थे भारतीय ही थे, जो चेक करने वाले वो अंग्रेजों से बड़ा डरते थे लोग। ये अगर कहीं गोरा नाराज हुआ और हमारे अधिकारी से शिकायत की तो हमारी नौकरी गई। अब लेकर के पहुंच रहे हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, सबकी तलाशी वलाशी हो रही थी। देखे सबकी बात इंग्लिश धड़ाधड़ बोल रहा है। आई जब देखे पुलिस वाले को तो अभी इंग्लिश की बात इन लोग की खत्म न हो, ठहाका खत्म न हो। आई टिकट पहले से मंगा लिए थे लोग, इंग्लिश बोलते हुए जाके ट्रेन में। अच्छा, अब क्रांतिकारी है तो उसके पास बच्चा कहां से आएगा, पत्नी कहां से होगी। अब भगत सिंह के बारे में ऐसी आवरण को कोई पत्नी के रूप में व्यवहार कर रहे थे, बच्चा को गोद में लिए थे। अब संदेह नहीं हुआ कि यही भगत है। अब पुलिस की आंखों में धूल झोंक करके ट्रेन से निकल गए। तो यहां से लोग भाग गए। लेकिन अब पुलिस वाले क्या करने लगे कि वहां के स्थानीय लोगों पर उत्पीड़न करना शुरू कर, टैक्स लगा दिए कि तुम लोग को पता होगा कि भगत सिंह कहाँ है, या तो बताओ नहीं तो तुम लोग अत्याचार सहो। और उनके ऊपर रोज नित्य नए नए हमले होने लगे। अखबारों में छपता था, न्यूज यहां में। धीरे धीरे यह विश्वास होने लगे क्रांतिकारी बड़े बदमाश होते हैं, अपने तो आते घटना का अंजाम देकर भाग लेते हैं, सजा हम निर्दोषों को भुगतना पड़ता है। संगठन बदनाम होने लगा। भगत सिंह अपनी बड़ी योजना ऐसे छिप करके रहेंगे तो हम कितना प्रचार करेंगे। अब हम चलेंगे उन्हीं के मैदान में, उन्हीं को मारेंगे तरीके से। अब एक गिरफ्तारी का भगत सिंह ने कहा कि अब जेल में चलो, अब न्यायालय को अपने विचारों का प्रचार का क्या बनाओ मंच। और उसी समय दो बिल था, पब्लिक सेफ्टी बिल, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम और ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट, व्यापार विवाद अधिनियम। ये दो बिल केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बता चुके हैं हम, जिसको पब्लिक सेफ्टी बिल को मोतीलाल नेहरू ने लिखाए होंगे, भारत की गुलामी का विधेयक नंबर 1 कहा था, वही बिल पारित। और इसके माध्यम से, ये दोनों बिल के माध्यम से भारतीयों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का काम सरकार करने जा रही है। भारत का हर लीडर विधानसभा में विरोध कर रहा, यहां तक कि भारत उस समय स्वराज पार्टी के बैनर तले चुनाव जीते थे मोतीलाल नेहरू। लेकिन इस बिल का विरोध करने के लिए जितने भारतीय सांसद थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सबका उन्होंने गठजोड़ कर लिया और वो बिल को पारित बहुमत से अस्वीकार कर दिया। तो उसी पर बहस चल रही थी। सरकार बिल को पारित करने पर आमदा थी। यह हुआ कि अब यही पर और सबसे भारत का सुरक्षित जगह कौन होता है? पहले बार कहां मारे हैं सब? मुख्यालय के सामने, हिम्मत देखिए। और दूसरी बार केंद्रीय विधान पार्लियामेंट पर बम फेंका जाए। और पंडित से कहे कि ऐसा आगे, पंडित जी अब ऐसे नहीं होगा, अब हम चल रहे हैं वहीं बम फेंक, गिरफ्तारी देंगे। कहे टूफे हो, मरने की इतनी चिंता है, जल्दी है। अरे अगर मरने का इतना शौक तो वायसराय को मारो गोली और लड़ते हुए मरो। ये कहा कि जाओगे चुपचाप बम फेंकोगे, गिरफ्तार होगे, अब फांसी पर झूल जाओ, हम तुमको अनुमति नहीं देंगे। फिर बड़ी समझाए पूरे संगठन को, भगत सिंह ने अपने विश्वास में ले लिया। कहा कि अभी यही तरीका है क्रांतिकारी विचारधारा। अब एक अकेला भगत मरेगा, घर घर भगत पैदा होगा, और इसके लिए जेल जाना जरूरी है। अब न्यायालय को मंच अपनी। अच्छा, दूसरी चीज कि अगर हम जाकर गिरफ्तारी देंगे तो जो हमारे लाहौर में लोगों पर अत्याचार हो रहा है बंद हो जाएगा। तीसरी चीज, जिस तरह जाकर के हम फांसी के फंदे पर झूलेंगे हंसते हुए, भारतीय नौजुवकों में मृत्यु का भय खत्म, खौफ खत्म करना है। चौथी चीज, जब हम न्यायालय में जाएंगे तो वकील नहीं करेंगे, अपनी बहस खुद करेंगे
और उसके माध्यम से क्रांति के बारे में बताएंगे। और जब हम वहां पर बोलेंगे अखबार में निश्चित छपेगा, और जब अखबार में छपेगा तो हमारी विचारधारा पूरे भारत में लोकप्रिय होगी। अभी कई सारी चीजों को मिला करके इन्होंने योजना बनाया कि अब हम क्या करेंगे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर परिणाम। तब भगत चंद्रशेखर ने कहा कि तब मैं भी चलूंगा, क्योंकि हमको पुलिस वाले जेल में भले लेकर जाए, जब चाहूंगा भाग लूंगा, तुम फंस जाओगे, हमको भी लेकर चलो। पहले तो कहे कि तब अगर यही बात है तो मैं जाकर रहा हूं, फेंक रहा हूं। क्रांतिकारियों में सर्वाधिक पढ़ा लिखा भगत सिंह कहे, जिस तरह हम क्रांति के बारे में विचार स्पष्ट तरीके से रख पाएंगे, पंडित जी आप नहीं रख पाएंगे। है तो संस्कृत के विद्यार्थी थे, उतनी बातचीत में भगत सिंह जैसा स्मार्ट नहीं थे। विचारधारा के रूप में जितना भगत सिंह परिपक्व थे, उतना चंद्रशेखर आजाद नहीं थे। कई भाषाओं के भगत सिंह जानकार थे, और लेनिन, मार्क्स, इन सबों के इनके प्रेरणा स्रोत थे। इनकी टोटल किताब पढ़ते थे। इन्हीं के दबाव पर HSRA नाम सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था। तो कहे कि जितना बेहतर तरीके से मैं जाकर के कोर्ट में रख पाऊंगा बात, आप नहीं रख पाए, इसलिए वहां मुझे ही जाना है, और मेरे साथी में कोई नहीं है जो जाकर के इतनी बात को रख सके। भाई वहां तो विद्वान आदमी चाहिए। तो क्योंकि गिरफ्तारी देकर फांसी चढ़ना इनका उद्देश्य नहीं था, अपने विचार को फैलाना था। कहे वहां पर तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो कहे कसम खाओ कि जेल में जाओगे अगर तो बचने का प्रयत्न करोगे, फांसी पर चढ़ने की जो बोलना है बोल देना, जो इकुल हमको नहीं समझ में आता है, जो करना करना, लेकिन फांसी पर झूलने का प्रयास मत करना। तो ठीक है, हम बचाव का भी प्रयत्न करेंगे। अब बम हम ऐसा बनाएंगे जिसमें कोई छर्रे का प्रयोग नहीं होगा, केवल बम होगा। धमाका तो तेज करेगा लेकिन छर्रा नहीं हुआ, इसलिए किसी की डेथ नहीं। और चूंकि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खुद मोतीलाल नेहरू और बड़े बड़े भारत के दिग्गज नेता वहां मौजूद थे, विधायक के रूप में, सांसद के रूप में पहुंचे थे, तो कहीं जो हम लोग के आदर्श वहां मौजूद है, अंदर बहस करें, तो हमारा उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं है। बस सरकार को अपनी शक्ति का एहसास कराना है कि अगर तुम जबरन कुछ काम करो तो भारत के जुआ छोड़ेंगे नहीं, और भारत में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां तुम सुरक्षित हो। हम जहां चाहेंगे वहां मारेंगे। लाहौर मुख्यालय पर मारे हैं, अब संसद में बम फेंक रहे हैं। और इनका साथी कौन? बटुकेश्वर। अब भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पहुंच गए। और जब वहां अंदर, तो संसद जो होता है वहीं पर दर्शक दीर्घा होता है। आम पब्लिक को भी संसद की कार्रवाई देखने का लिए कुछ जगह बनाया जाता है, वहां जाकर के आप भी देख सकते हैं। वो पहले भी था। वही सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली आज संसद थी, अब न इन्होंने बदल दिया है, अब उसका नाम संविधान सदन रख दिया गया है। तो वही सेंट्रल लेजिस्लेटिव दर्शक दीर्घा में पता नहीं कहां से बम लेकर पहुंच गए सब, ठीक ना। और वहीं जाकर बैठ गए। जब जोरदार बहस हो रहा था, देखिए खाली जगह सदन में, और वहीं पर पहला बम भगत सिंह लिए और मारे धाय से। नीचे बहस हो रहा, ऊपर से बम। दर्शक दीर्घा छत के पास होता है जहां से नीचे की गतिविधि देखा जा सके, ऊपर से टपका बम, जोरदार आवाज, पूरा धुआं से हाल बुझ गया, भर गया। अब तो जिसको कुछ समझ में पाते सब अंदर के नेता, तब तक दूसरा बम गिर रहा है। बाप रे, कहां से फूल जैसे यार। अब तो भगदड़ मच गई, जिसको जहां कुर्सी बिरें जो भी बैठा था, उस भागने के चक्कर में कई लोग चोटी हो गए। अंदर बम गिर रहा है, ठीक ना। जब बम ऐसा था कि किसी को छर्रा लगे, छर्रा था ही नहीं, धमाका बस उद्देश्य था। लेकिन उस बम कांड में कई लोग जो सांसद थे वो चोटिल हो गए।
और तब तक अभी धुआं छूट रहा है, तब तक छट रहा है। पुलिस वुलिस जो ऊपर बाहर दर्शक दीर्घा दम बम फेंका जा रहा है, बार बम निकल रहा है। जितने लोग थे, जहां जिसको मौका मिला वहीं से भागना। ये कौन आ गए सब? अगर उस भगदड़ का चाहते भागना तो भगदड़ का फायदा उठाकर ये लोग भाग सकते थे, लेकिन धुआं छटा तब तक इनकलाब जिंदाबाद का नारा सुनाई दे रहा। पुलिस वाले आए, आराम से इन लोग को पकड़ ले, क्योंकि ये लोग गिरफ्तारी होने के उद्देश्य से ही गए थे। और इस तरह बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह गिरफ्तार। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने, क्वेश्चन सब आया हुआ है, किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले हसरत मोहानी ने 1921 में दिया था। फिर इसको प्रयोग मतलब थोड़ा पॉपुलर इकबाल ने किया था, और लोकप्रिय नारे के रूप में पहली बार प्रयोग भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, और यही नारा लगाते हुए लगा रहे तो पुलिस आई, पकड़ ले गई। ये नारा लगातार गूंजता रहा, इनकलाब जिंदाबाद, दोनों के दोनों। पुलिस वाले ले जाकर जेल। फिर और अब इसके बाद तो व्यापक स्तर पर सदन में बम फेंक दिया गया। मतलब पुलिस की हालत क्या होगी। सदन में बम फेंका गया, पुलिस मुख्यालय में मारा गया। जेपी सैंडर्स। अब लाहौर षड्यंत्र केस में, लाहौर षड्यंत्र केस में क्या हुआ, मुकदमा चला और ढेर सारे क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए, जिसमें राजगुरु और सुखदेव अलग अलग मैटर में, सुखदेव ये भी गिरफ्तार थे। सबके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत क्रांतिकारियों पर मुकदमा चला। अभी जो जेल में गए तो इतना शांति से रहने वाले थोड़े जीव थे। वहां कहेंगे राजनैतिक कैदी की सुविधा दी जाए। हम लोग राजनैतिक कैदी, हम लोग कोई डकैत अपराधी मर्डरर थोड़े हैं। राजनैतिक कैदी की सुविधा दो, अखबार दो पढ़ने के लिए, जेल का मेनू पालन करो। जेलर इन लोगों को जेल का मेनू पालन करा रहा है। कहेगा अगर जेल का मेनू नहीं मिलेगा तो हम लोग भोजन का परित्याग। और जेल में ये सब क्या कर दिए, अनशन कर। कैदी जो भी अनशन करता है, भोजन का परित्याग करता, पानी पीता है। लेकिन जेलर जो था उसका ये था कि भाई अब उस पर सरकार का दबाव पड़ने लगा। कहा कि इनको किसी तरह अनशन तोड़वाओ। अब धीरे धीरे अनशन जब 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन गुजरने लगा, अब अखबारों में मेन न्यूज बनने लगा। ये धीरे धीरे अब इनके समर्थन में लाहौर के आसपास लोग आंदोलन धरना प्रदर्शन करने लगे। मतलब ये घटना अब क्या होने लगा, लोकप्रिय होने लगा। जैसे जैसे तब जेल ने कहा पानी भी बंद, प्यासा मर जाए। कोई बात नहीं, मरने के लिए ही हम लोग अनशन किए हैं। टार्चर किया गया, अनशन किए हैं 8-8 10-10 दिन अनशन के। उसके बाद से लाठी से पीटा जा रहा कि भोजन कर, जबरन मुंह में भोजन ठूसा जा रहा ना। धीरे 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 64 दिन, और 64वें दिन सितंबर 1930 में 64वें दिन जतिन दास की 13 सितंबर को जतिन दास की मृत्यु। अब जतिन दास की जब मृत्यु हुई तब तक क्रांतिकारी विचारधारा कितना पॉपुलर हो चुका था। ये बंगाली थे, लाहौर षड्यंत्र केस से मुकदमा लाहौर चला था। इनके डेड बॉडी को कोलकाता ले जाया गया, और जब कोलकाता वालों को पता चला कि जतिन दा की डेड बॉडी पहुंची है, तो पहले लोग क्रांतिकारियों से संपर्क, उनके सभा में जाना, उनसे दूरी बनाकर, कहीं पुलिस वालों के नजर में होगा। और जतिन दास की अंतिम संस्कार में जब 100 यात्रा निकली, 6 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा। आज के डेट में भी जब भारत की जनसंख्या 1.5 अरब के आसपास है, 6 लाख की भीड़ इकट्ठा होना बहुत सामान्य बात तो नहीं है। उस समय तो 25-30 करोड़ की पूरी जनसंख्या ही थी भारत की।
और उसमें 6 लाख लोगों की भीड़ इस जतिन दास का अंतिम संस्कार में पहुंची। मतलब जो रोड था, कहीं ऐसा जगह नहीं था जो खाली, लोगों से ठसाठस और जतिन दास की अमर रहे का नारा गुजरने लगा। ब्रिटिश पुलिस थर्रा उठी। यानी एक क्रांतिकारी लोकप्रियता के मामले में गांधी से कहीं भी कम। और अंतिम संस्कार जतिन दास, इन पर मुकदमा चला। पहले तो भगत सिंह ने वकील करने से मना कर दिया, कहा अपनी गवाही खुद दूंगा, अपनी बारे में खुद। इधर पुलिस लगातार पकड़ कर रही थी, जो भी क्रांतिकारी थे टार्चर कर रही थी, बता दूसरे के बारे में, कुछ तो सुराग मिले। लेकिन हर क्रांतिकारी अपना मुंह जबरन बंद किया था, कितनों मार खाता था, किसी का नाम नहीं लेना। ये सब जेल में वहां आते थे और भगत सिंह लगे बताने के हम क्रांति क्यों, तो क्यों ये उठा है। अब जेलर ने एक बार जज ने पूछा, लगे क्रांति का बयान, हाँ हो गया, नहीं अब पूरा सुनिए ना। आज जो लिखता था अखबार में छपता था, लोग पढ़ते भगत सिंह। अब भगत सिंह की विचारधारा पूरे भारत में गूंजने लगी। एक बार तो बम तुम बनाए थे, तो कहा साहब उस बम में छना नहीं था, अब तुम बनाए कैसे थे। कहा साहब मैं बता रहा हूँ, अब बम का पूरा, अब कहा हाँ हो गया, नहीं साहब सुन लीजिए, अब पूरा बम कैसे बनता है, पूरा बम का एक एक ब्यौरा, क्या क्या चीज लगता है, कैसे बना जाता है, कैसे, अब अखबार में पूरा छप रहा है। अब जो बम मारना नहीं जानता है वो पता चल गया। अंग्रेज परेशान, लास्ट में पिताजी को लगा कि इस तरह से इस ससुरा जरूर फांसी पर चढ़ेगा। पिताजी अब प्राणलाल, उनके वकील थे प्राणलाल मेहता, भगत सिंह को वकील थे प्राणलाल, ये मुकदमा लास्ट में। लेकिन तब तक पुलिस टार्चर करके 2-3 गवाह बना दिया था, जिसमें एक था जयगोपाल। और इस जयगोपाल ने बताया कि खाली सदन पर बम नहीं फेंका है, और जो सैंडर्स मारा था ये मारा है। जैसे सैंडर्स का नाम लिया, राजगुरु पहने से जूता, अब बगल में गवाही। आप अगर किसी जिला कोर्ट में गए हैं कि नहीं? गए हैं। तो ये जज साहब का कुर्सी लगा रहता है, थोड़ा सा जगह रहता, वही बगल में एक कटघरा है जहाँ अभियुक्त, मतलब सब आसे पास है। निकाले जूता, जोरदार जूता मारे जाए, कहे गद्दार तूने किया। दूसरा था कौन, पिंगल, कौन विष्णु था, वो HSRA का सदस्य था। वो सबको बताया अभी तब बैकुंठ शुक्ला थे कानपुर के, इस सुने की बताया है नाम सबका। बैकुंठ शुक्ला को बर्दाश्त नहीं हुआ, कहे पंडित जी अब बहुत हो गया, और तुरंत बिना पंडित जी को सूचित के पहुंच गए लाहौर। और जाकर के पेशी जब हो रहा था, तब पेशी में बाहर, कोर्ट में तो ऐसा कोई है नहीं कि बाहर कोई, अब पेशी था, बैकुंठ शुक्ला पहुंचे, और जैसे ही निकला वो जो सबका पहचान होता था, मारे वही तर पुलिस के कस्टडी में, और वही तरतरा, अगर पकड़ हमको, देख कैसे मारते हैं हम। बैकुंठ शुक्ला को फांसी, क्योंकि सामने मारे थे, जज भी देखे थे कैसे तरतरा रहे हैं। उनकी हत्या हुई। जयगोपाल ने अब इनको लाहौर षड्यंत्र केस में अब इनको स्काट वाला भी हत्या जोड़ दी गई। परिणाम हुआ भगत सिंह को फांसी की सजा, फांसी की सजा हुई। भगत सिंह को अब धीरे धीरे फांसी का समय। पिताजी अब जो नहीं चाहते हुए, कोई माँ बाप, मानती विद्यावती कौर पिता थे, सरदार किशन सिंह। पिता गए, कहे कि बेटा इरविन से मैं मिला हूँ, बहुत बड़े फैमिली के लड़के थे लोग, इरविन से मिला हूँ। इरविन ने कहा है कि अगर तुम अपने गुनाह के लिए माफी मांग ले तो तुम्हारी फांसी की सजा को मैं वायसराय का, राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति मैं क्षमा कर दूंगा। इसलिए बेटा
अभी तक तुमसे जितना किए तुम अपने अनुसार किए, घर छोड़े, यहाँ बोले, वकील नहीं किए, जो तुम कहे तुम्हारी सब बात। लेकिन एक विनती मेरी है, एक माफीनामा लिखकर भेज। कहे पिताजी जब इतना कह रहे हैं तो भगत सिंह कैसे आप इनकार करेगा। और भगत सिंह ने क्या किया, माफीनामा लिखा। तो वहां पर भगत सिंह के नाम से नहीं जाना जाता, कैदी नंबर से जाना जाता। भगत सिंह माफीनामा में लिखे, रजिस्टर और जो लिफाफा था उसी पर लिखे थे माफीनामा, कैदी नंबर फला। अब जब इरविन के पास पहुंचा, बड़ी नाम इसका है, बड़ी वीर लोग समझ रहे हैं, बड़ी निडर है, फांसी का डेट आया तो माफीनामा लिखा, मीडिया को खबर किया। पिताजी से बात की तो माफीनामा पहुंच गया, मीडिया वालों को बुलाया, ये सबके सामने लिफाफा खोलेंगे ताकि भगत सिंह की असलियत लोगों को पता चले, लोगों के नजरों में गिर जाएगा। माफी फाड़े और उसके बाद से तो इन्होंने लिखा था, वायसराय महोदय, किसी की फांसी होती है तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, और मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे फांसी ना दी जाए, चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दी जाए। अब वायसराय से क्या मांग किए थे, चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दे ताकि और थोड़ा सा लोग भड़के। जैसे इन्होंने ये पढ़ा, चुपचाप मीडिया वाला पूछते रहे कि वो है क्या वो लिफाफे में, ठीक है ना। तो भगत सिंह की अंतिम इच्छा थी फांसी नहीं, गोली मारी। धीरे 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 वह डेट, जेलर जो था पहले तो बहुत टाइट था, वो भी भारतीय था। भगत सिंह के दिलेरी से, अरे पूरा भगत सिंह का पूरा भारत में गूंज हो रही थी, भगत सिंह के दिलेरी से बड़ी प्रभावित था। उसने कहा कि यार अब तुम लोग का नजदीक कुछ इच्छा खाने वाले की हो, जेल का खाना मिलता है, कुछ इच्छा खाने की हो तो बोलो हम खिला दें। कहे का हाँ, आम वाला कहानी मैंने बताया है, ठीक ना। तो कहे भाई आम खाना चाहता हूं। अब तो स्थिति कि वो आम का खाए सब, फिर रख दिए। अब जब जेलर आया, कहा बेटा खा लिया आम, कहे का चचा, अब तो बस 7-8 दिन है, लटका ही दोगे, अब क्या खाऊं, खाऊं तो ना खाऊं तो क्या फर्क पड़ने वाला है, लगा रोने। फिर देखा उसको कुछ संदेह हुआ, तब तक आम ऐसे दबा तो पता चला कि ये सब रसा पी गए, खा गए। फिर उसको दूसरी जाकर खिलाया, अब और जोर जोर से रोने लगे, कहे चाचा हुआ क्या। अब उसको ये लगा जिनको फांसी पर चढ़ना है, अब कुछ ही दिन का समय बचा, उस समय भी मजाक सूझ रहा। भगत सिंह से प्राणलाल मेहता चूंकि वकील थे, हमेशा मिलते जुलते थे। भगत सिंह से प्राणलाल मेहता ने कहा कि किताब के बड़े शौकीन थे, नहीं चलना इनका किताब लेकर के जाता था, किताब खूब मंगवाते थे, पढ़ते थे, फिर वापस करते थे। प्राणलाल मेहता से कहे, पूछे कि कुछ अंतिम इच्छा उच्छा हो, कुछ दिन बचा। प्राणलाल मेहता इनसे बड़ी प्रभावित थे, बिना फीस लिए मुकदमा लड़ते थे। कहे कुछ बताओ, जितना तुम्हारी सेवा कर दूंगा यार, मुझे लगेगा कि फांसी से नहीं बचा पाया वकील होने के बावजूद, कुछ तो कर्ज से मुझे मुक्त करो, मेरे ऊपर बड़ा बोझ है, तुमको बचा नहीं पाया, बहुत जितना हो सकता था वह सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मैं बचा नहीं पाया। तो बड़ी मेरे मन में, तो जो भगत सिंह कहते थे, प्राणलाल मेहता मतलब हाजिर, कहे लेनिन की किताब बना दीजिए। और जब भगत सिंह को फांसी की सजा होने वाली थी, 23-24 मार्च को सुबह 7 बजे फांसी होने वाली थी। फांसी का अब जब माफीनामा भी भगत सिंह ने लिए, तो मदन मोहन मालवीय वायसराय इरविन के पास फिर से पूरे भारतीयों के तरफ से क्षमा प्रार्थना लिखकर गए। हालांकि इसके लिए भगत सिंह ने मदन मोहन मालवीय को बड़ा यदि किया कि भाई मैं तो चाहता नहीं, तुम आप लोग कहे चाह रहे हैं कि मैं बच जाऊं, मैं चाहता हूं मैं फांसी पर जाऊं। लेकिन भारत के लोगों ने भगत सिंह की इच्छा के विरुद्ध भी मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में वायसराय से अपील की गई। वायसराय भारत की लोकप्रियता को देखते हुए, बच्चा है, उम्र कम है,
इसके फांसी की सजा को माफ करके आप आजीवन कारावास में तब्दील करें। ठीक है ना, ये भाई राष्ट्रपति को जैसे पावर वैसे वायसराय, वहीं से व्यवस्था लिया गया आप न्यायिक शक्ति राष्ट्रपति की। लेकिन इरविन तो नाम से चिढ़ता था। प्रीवी काउंसिल, ब्रिटेन का जो सम्राट होता था, उसका जो न्यायालय वहां अपील की गई, वहां भी अपील खारिज। धीरे धीरे दिन, अब जब ये हुआ कि भगत सिंह को फांसी तो होगा, अब भगत सिंह में पूरे भारत के लोगों का रेला लाहौर, जिधर से देखो उधर से लोग कहां पहुंच रहे हैं, लाहौर। अब स्थिति यह होगी कि लाहौर में लोगों का अंबार, जन जन समूह का समुद्र बन गया। भगत सिंह को फांसी कैसे? प्रशासन की हालत खराब, बाप रे बाप, इतने लोग आ रहे हैं, देखो तो रेला लगा हुआ है, सबका एक तीर्थस्थल बन गया है लाहौर। अधिकतर युवा भगत सिंह का नारा लगते हुए इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जय जिंदाबाद। अब कहा कि सुबह तुम 7 बजे फांसी दे ही नहीं, इतना लोग जेल का फाटक तोड़ डालेंगे, घुस जाएंगे जेल, भगत सिंह को बाहर निकाल लेंगे, इतना फोर्स लगाएंगे, और लोग कुछ भी कर गुजरने के लिए तत्पर। अब डीएम का आदेश आया जेलर के पास, जेलर आज शाम को ही लटकाओ। 7:35 PM। जेलर ने कहा, ही कहा मैं जेलर हूं और जो कोर्ट का फैसला है जितने बजे फांसी लगाओ उतने बजे लटकाओ। डीएम ने कहा, क्या कर रहे हो, हम डीएम है, तुम? कहा साहब ये कोर्ट का फैसला है। कहा तो तुम मेरे मुलाजिम हो? कहा नौकरी छोड़ रहा हूं। तुरंत जेलर ने इस्तीफा दिया, मैं फांसी समय से पहले नहीं लटका। लेकिन उस जेलर को जो इस्तीफा दे चुका था उसको मजबूर किया गया और तब फांसी के लिए गया। जेलर कहा बेटा समय हो रहा। कहा अच्छा रुको तो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। भगत सिंह अंतिम किताब कौन पढ़ रहे थे? लेनिन की, जो प्राणवान नेता ने, और 2 मिनट जेलर ने रुके, तब तक वो किताब पढ़ लिए थे। किताब को कह चलिए। सुखदेव राजगुरु को भी फांसी देना था, भी साथ आ गए। कहा जेलर आगे आगे चलो, थोड़ा सा हम लोग मित्र हैं, अलग अलग कैद में आज साथ मिले, थोड़ा गले वले मिल लिया जाए। और गले मिले और यही उनकी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए का दिल में। यही गाना गाते हुए इनकलाब जिंदाबाद का नारा, इतनी बुलंद आवाज थी। भगत सिंह जेल के बाहर एक घर था, और जब वहां रात्रि के समय इनकलाब इनकलाब होने लगा, उसको लगा कुछ तो जेल में हुआ है। आखिर इतनी जोर जोर से नारा क्यों? स्थिति है कि पूरे कैदी, जबरन सबको बंद किया गया था, कैदी निकलने के लिए आतुर हो गए, यानी पूरा जेल इनकलाब के जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पूरे कैदी भगत सिंह को बचाने के लिए आंसू गिरा रहे थे, निकलने का प्रयास, लेकिन पूरे जेल को फोर्स का से घेर दिया गया था, किसी कैदी को नहीं निकलने देने थे, कैदी इनको बचा लिए होते। बाहर लोगों की भीड़, लेकिन अब लोग को क्या पता सुबह फांसी होने वाली है। लेकिन सामने घर वाले को कुछ शंका हुआ, क्योंकि जेल में तो अंदर तो एकदम शांति थी, अचानक इनकलाब का नारा क्यों लगने लगा? लग रहा भगत सिंह के साथ कुछ बात है। वहां लेकर गए जेलर, परेशान। कहे चाचा काहे परेशान है? कितने खुशनसीब हो कि भगत सिंह की फांसी की देखने का मौका मिला। और तीनों पहुंचे और किसी को फांसी दी जाती, खुले मुंह से किसी को फांसी नहीं दी जा सकती, वो लटकेगा ही नहीं। तो मुंह को क्या कर दिया जाता है? नकाब से ढक लिया। तीनों को नकाब से ढक लिया गया। चाचा नकाब तो हटाओ यार, अरे थोड़ा फांसी देखा कितना प्यारा बनाए हो तुम लोग, अच्छे से बनाए हो कि नहीं, पता चला हम लटके मरबे न किए, थोड़ा फंदे को तो देखने दो। और तीनों को नकाब हटा, तीनों, और अंतिम शब्द भगत सिंह का था, मरकर भी न निकलेगी वतन की उल्फत, मेरे मिट्टी से खुशबू वे वतन आएगी। और यही कहते तीनों अपने ही हाथ से फांसी का फंदा अपने गले में डाले। सब जेलर रो रहा था,
और ये सब झुल गए। और 23 मार्च 1931 को, लेकिन इस बीच में एक और घटना घटी थी। चंद्रशेखर आजाद जब देखे कि अब तो सब, अब भगत सिंह अब निकल नहीं पाए, इन्होंने कहा था तुम्हें फांसी नहीं, पहुंच गए मिलने। जब फांसी की सजा सुना दी गई तो कहे भगत पेशी कब तुम्हारा है? कहे फला तारीख को। कहा तैयार रहना, हम लोग आ रहे हैं तुमको जेल से छोड़ेंगे। तो जेल से तो छुड़ाना संभव नहीं था। पेशी, फांसी होने के बावजूद भी महीने में एक बार जज के सामने ले जाया जाता, दिखाया जाता है, पेशी होता है, पेशी का डेट मुकर्रर रहता है। अब चंद्रशेखर आजाद, यशपाल बोहरा, भगवती चरण बोहरा, दुर्गा का बेटा सचिव, ये पहुंच गए लाहौर और जाकर के एक इंजीनियर का कमरा लिए। और भगवती चरण बोहरा बम बांधने का एक्सपर्ट थे। चंद्रशेखर आजाद के कहने पर ही फिलहाल बम का दर्शन, सब पूरा बम कैसे बनता है, इसका प्रयोग क्यों करना चाहिए, ये सब लिखे थे। तो ये बम बांधने का, तो दिन भर तो सब चुपचाप रहते थे, कोई किससे बोलता चलता नहीं था। और जैसे रात्रि होता था, भगवती चरण बोहरा वही के नौजवान सभा के, वो भी सक्रिय मेंबर, कुल लोगों का आना जाना शुरू हो जाता था। अब वो इंजीनियर को लगता है कहा करते हैं सब, चुपचाप दिन भर पड़े रहते। शाम होता है तो कुछ लोग आ जाते, अचानक निकल जाते हैं। सही सबको पहचान तो रहा नहीं था, किराए पर लिए थे। अब वो धीरे धीरे इनकी खुफियागिरी की कि कहीं क्रांतिकारी हुए, इनामी हुए तो हमको इनाम मिल जाएगा। ये लोग और सतर्क थे। ये हुआ कि वह दिन आ गया जिस दिन भगत सिंह को पेशी का दिन था। शाम के समय भगवती चरण बोहरा की जिम्मेदारी का बम बांधी, और एक जंगल था, थोड़ा सा एकांत सुनसान जगह था, वहीं पर जंगल था और वहीं पर भगवती चरण बोहरा बम बांधने लगे। और कि कल इसका यूज होगा। यशपाल और चंद्रशेखर आजाद भी उसी आसपास कहीं बैठे थे, वो अपना बम, उतना बम बांधने में एक्सपर्ट थे। भगवती चरण बोहरा बम बांधने के एक्सपर्ट थे। भगवती चरण बोहरा बम बांध रहे थे, तब तक अचानक ऐसे एक बम रखे और थोड़ा झटके से गिर गया और पूरे बम पर वो विस्फोट गया। उसी के साथ ढेर सारे बम बनाए थे, उस सब एक साथ विस्फोट, और भगवती चरण बोहरा बुरी तरह झुलस गए। इसलिए कि मांस का लोथड़ा ही निकल गया। जब कहीं यशपाल और चंद्रशेखर दूर थे, जब बम की धमाका हुआ, इनको आशंका हुआ, रात्रि का समय था, ये लोग दौड़े हुए पहुंचे, देख रहे हैं कि भगवती चरण बोहरा कांप रहे हैं और कुछ इशारा कर रहे हैं। हाथ उठाने पर के भी हिम्मत नहीं रह गई थी, पूरा शरीर जल चुका था। कुछ इशारा कर रहे हैं। चंद्रशेखर ने उनके हाथ को अपने हाथ पर रखा और इशारों से उन्होंने कहा, कसम खाओ कि मैं तो जा रहा हूं, तुम भगत सिंह को फांसी नहीं देना, नहीं तो ये प्राण निकलने वाला नहीं है। जब तक तुम वचन नहीं दिए, क्योंकि मेरा भगत बिना जेल से निकले मैं जा रहा हूं, तब ये काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्लासमेट थे बोहरा के, अभी पंडित आदमी थे। वहीं पर जो विधि विधान, हिंदू विधि विधान, वहीं पर अंतिम संस्कार, क्योंकि डेड बॉडी इतनी खराब हो चुकी थी कि दुर्गा को दिखाना भी संभव नहीं था। और वहीं पर ये लोग अंतिम संस्कार किए। ये सब करते करते शाम को ये घटना घटी, भोर हो गया। 5 बजे लोग पहुंचे, जहाँ कमरा लिए खटखटाया, दुर्गा निकली, चेहरा इन दोनों का उड़ा, बोहरा था नहीं। वो चेहरा देखते कुछ समझ गई, कहीं बोहरा कहाँ है। चंद्रशेखर बड़े हिम्मत वाले आदमी थे, लेकिन यहाँ पर अब उनकी हिम्मत जवाब दे गई कि दुर्गा को कैसे बताना। यशपाल से कहे, भाई मेरे मुंह से नहीं निकलेगा, एक काम तुम ही को करना है। और अब वो लगी, अब पंडित जी का एक ऐसा यथी था कि अगर ये कोई बात कह दिए तो कोई गलत नहीं मानता था। और वो लगी पूछे चंद्रशेखर ऐसे बताओ क्या हुआ, बोहरा कहाँ है, चेहरा तुम लोग का उतरा है, कोई बात हो गई क्या? तब यशपाल ने बताया कि भाभी बोहरा नहीं रहा, उनका बोहरा नहीं रहा। और एक बार मुंह से उनका चीख निकला। तब तक चंद्रशेखर ने उनका मुंह बंद किया, कहा रो तो तुरंत ही
इंजीनियर हम लोग को पकड़वा देगा। से रोना नहीं, पति मर गया, बच्चा भी छोटा है, रोना नहीं है। उन्हें कहा मैं रो थोड़े नहीं, भगवती चरण बोहरा देश के लिए शहीद हुआ, मुझे तो अब चिंता इस बात का कि भगत सिंह को बचाएगा कौन। कहा ये तो जिम्मा हमारी है। जीते जी भगत सिंह को फांसी नहीं दी। फिर भी अगले दिन पहुंचना था, ये लोग पहुंचे अपना, इनके नौजवान सभा के भी कुछ साथी थे जो पहले से ही बोहरा के माध्यम से संपर्क हो चुका था, ये लोग पहुंच गए। और वहां पर यह था कि हम लोग पहुंचेंगे, पेशी में, पेशी पुलिस के साथ लाया जाता है, गाड़ी रख दिया जाता है, बाहर रोक दिया जाता है और वहां से जज के कमरे में ले गया, चैम्बर में ले जाया जाता है। तो ये हुआ कि तुम अपना जो टोपी कैप है उसको तुम हाथ में ले लोगे, नीचे उतारोगे, तो हम लोग समझ जाएंगे कि तुम अब भागने के लिए क्या हो, तत्पर हो। बाहर ये लोग मोटरसाइकिल भी एक व्यवस्था किए थे, मोटरसाइकिल खड़ी थी, भगत सिंह को बता दिया गया फला जगह मोटरसाइकिल है, तुम तुरंत जाकर उसी बैठ जाए, तुम्हें बस ना हम लोग धमाका शुरू करेंगे। अब ये लोग पहले से ही पहुंचे थे, भगत सिंह निकले गाड़ी से, चारों तरफ पुलिस वाले, आई चुपचाप सर झुकाए, आई सब अपना पिस्टल फिस्टल ले होकर के, बम फम ले करके, अब लगे देखने कब भगत है उठा वो ना चंद्रशेखर को देख रहे हैं ना कहीं, ये लोग दूर वहीं थोड़े दूर पे इशारा कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना वैसे सर झुकाए और चुपचाप चले गए जिला जज के चैम्बर में। ये सब अपना फिर से अंदर। अब इन लोगों को लग रहा है कि उधर से निकलेगा तो भागेगा, अभी लोग पछताने लगे कि मौका था। फिर थोड़ी देर बाद से जब वहाँ सिग्नेचर, फिर इनको गाड़ी में बैठा के, अब फिर इन लोग लग रहे इशारा कर रहे उठाए कर, वैसे सर झुकाए, इधर देख रहे हैं, उधर चुपचाप गए जा गाड़ी में, गाड़ी निकल गई, योजना विफल। तब चंद्रशेखर मारे गुस्से के अगले दिन पहुंचे, कहे तूने किया क्या, इतना रिस्क लेकर के मैं कानपुर से तुम्हारे छोड़ाने के लिए लाहौर आया, तुम्हारे चक्कर में बोहरा मारा गए और तुम भागे नहीं। कहे पंडित जी मैं तो भाग जाता, आप लोगों को मैं सबको देखा था, लेकिन आप पुलिस को नहीं देख रहे थे, चारों तरफ पुलिस थी, अगर तुम लोग भगाने का प्रयास करते हो सकता मैं भाग जाता, लेकिन तुमने से एक भी जिंदा नहीं बचता। और भगत सिंह अपने जेल से रिहा होने के लिए, भागने के लिए, जिंदगी बचाने के लिए तुम लोग की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते, इसलिए मैं नहीं भागा, जानबूझ करके मैं नहीं भागा। तब का अच्छा योजना विफल होगी, लेकिन अगली बार आऊंगा जेल तोड़कर तुम्हें निकालूंगा। जीते जी फांसी नहीं होगी, क्योंकि मरते बोहरा के सामने मैं कसम खाया हूं, और मेरा कसम है, दूसरे का नहीं है, कि वो कसम पूरा ना हो, तुम्हें फांसी होने ही नहीं दूंगा। इसी बीच रशियन क्रांतिकारियों से भी इन लोगों का परिचय था, और वहां आमंत्रण मिला कि किसी को भेजिए, कुछ पंपलेट्स है, कुछ विचार है, कुछ पैसा है, वो हम दें। और ये हुआ कि यशपाल को रूस भेजा जाए। यशपाल इसके एक महत्वपूर्ण कड़ी थे, यशपाल को रूस भेजा जाए, लेकिन उसके लिए रूस जाने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। इलाहाबाद में एक इनका मित्र था, आप लोग इलाहाबाद गए हैं, एक वहां नेतराम चौराहा देखें, कटरा में नेतराम चौराहा है, मिठाई की बहुत फेमस दुकान है, आज भी है, बहुत फेमस, कहा जाता है कि उसकी मिठाई विदेश तक सप्लाई होती है, ठीक है। तो नेतराम चौराहा वाला था, कहा जाता है कि उसी के खानदान के थे, इसीलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट नेतराम के हाथ में कुछ नहीं खाता है, उसका सामूहिक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो बहिष्कार किए रहता है, और उसको गद्दार के नाम से ही आज भी उसके लोग पुकारते हैं। मतलब पैसा तो है उसके पास, लेकिन बहुतेरे लोगों के नजरों में उस परिवार को बड़ी घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। तो कहा जाता है कि तो यशपाल, सुरेंद्र पांडे और चंद्रशेखर आजाद, ये हुआ कि उसको ही पहले पैसा दिए थे, कहीं कहाँ लेकर घूमते रहेंगे, और कहते कि पैसा तुम रख लो, मित्र था, वैसे सारे का सदस्य था, और तुम जब हमको आवश्यकता हुई तुमसे ले लेंगे। अब जब पैसे की आवश्यकता हो तो ये हुआ कि चला जाए, उससे पैसा ले लिया जाए। ये लोग पहुंचे कहाँ, कानपुर से,
इलाहाबाद। अब इलाहाबाद पहुंचे और उससे बोले कि भाई तुम पैसा दे दो। अब वो पैसा कुछ दिन रह गया था, अब उसके मन में लालच आ गया। अब उसके मन में लालच आ गया कि अगर ये सब इनामी है, अगर पुलिस को खबर दे तो इनका इनाम भी मिल जाएगा, इनाम तो मिलेगा, जो पैसा लेने आए हैं वो बच जाएगा। और कुछ लोग तो कहते हैं कि उसी ने गद्दारी की। और सुखदेव राज चंद्रशेखर का मित्र था, सुखदेव राज ये इसी के साथ इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क था, वहीं पर एक पीपल का पेड़ था, पीपल या बरगद का पेड़ था, वहीं पर सुखदेव राज के साथ 27 फरवरी 1931 को सुखदेव राज के साथ ये बात कर रहे। तब तक नाट बाबर पुलिस को लेकर के पहुंच गया। पंडित जी थे पेड़ के ओट में और सामने थे सुखदेव राज। जैसे पेड़ है तो पेड़ के पीठ पंडित जी का पेड़ के तरफ था, सामने सुखदेव राज बैठे थे और सुखदेव राज देख रहे तो उधर से पुलिस आ रही। कई पंडित जी भागो, और उनका माउजर, अगर चंद्रशेखर का माउजर देख रहा है तो आपको इलाहाबाद में अभी भी जाएंगे, अभी भी वो माउजर है, ठीक ना। अल्फ्रेड पार्क में वहाँ थी है क्या रखा जाता है, संग्रहालय है। और उस संग्रहालय में अभी भी गेट पर ही जाएंगे तो वैसे बिजली के अनुसार से ऐसे घूमता रहता है, इतने बड़ा माउजर है। वही माउजर सुखदेव राज सीने कहे पंडित जी भागो, पुलिस में मारने आ गई। कहा धीरे से देख रहे हैं तो पुलिस की भी पूरा बहुत सारे पुलिस। कहा पंडित जी भागिए जल्दी, अब हम जा रहे हैं लड़ने, हम आपको बचा लेंगे, आप निकलिए। तुरंत माउजर छीन लिए चंद्रशेखर और कहे पुलिस मुझे मारने आई है, अगर मैं भाग जाऊंगा तो तुम्हारा क्या होगा, तुमको पुलिस छोड़ेगी, भाग जल्दी यहां से। और कहा एक लात मारे, और जैसे लात मारे तो दूर चला गया। तब तक पुलिस वाले फायरिंग शुरू कर दी। अब उनको सुखदेव राज को कुछ समझ में नहीं आया, वो अचानक भाग गए। यानी यहां दो मित्रों के बीच में रसा कसी हो रहा है, तू भाग मैं बचाऊंगा, तू भाग मैं बचाऊंगा। मतलब मृत्यु जैसे कोई चीजें नहीं, दूसरा बचा रहेगा। वो कहे पंडित जी आप बचा रहेंगे, संगठन चलता रहेगा। लेकिन चंद्रशेखर ने जबरन सुखदेव राज को भगा दिया और नाट बाबर तब तक गोली चला, एक ही साथ दोनों तरफ से गोली चला। नाट बाबर के कंधे में लगा और चंद्रशेखर हाथ के जंघे में। फायरिंग शुरू, इनके पास जो कारतूस था वो भी अपना फायरिंग। 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, एक की तो बहुत बुरी स्थिति। नाट बाबर जो उसका नेतृत्व कर रहा था, उसका कंधा ही वो तो बेचारा, लेकिन नाट बाबर चूंकि पुलिस गोली चलाने में बड़ा एक्सपर्ट था, वो ट्रिगर दबा रहा था, उसके पहले ही मार चुके थे, लेकिन तब तक वो ट्रिगर दबा दिया और इनके कंधे में लगी। और इस तरह मुठभेड़ होता रहा, छुप छुप कर दोनों बीच गोली चली। अंततः जब इनका कारतूस लास्ट बचा तो अपने ही कनपट्टी पर गोली मार दी और वहीं पर चुपचाप ऐसे। स्थिति ये आई कि जब उधर से गोली निकलना बंद हो गया तब पुलिस वाले चारों तरफ से घेरे थे, लेकिन उनको लग रहा था कि लग रहा है बैठा है। पहले जाते थे सब, फिर भागते थे सब, ये कहीं फिर आंख खोल न दे, कहीं फिर गोली चलाने न लगे। और अंत में जब धीरे 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 हिम्मत पड़ी पुलिस वालों को, तब जाकर के शहीद हो चुके थे। कुछ लोग कहते हैं कि इनको वीरभद्र तिवारी उसने गद्दारी किया था। कुछ लोग तो पंडित नेहरू पर आरोप लगा देते हैं, क्योंकि अल्फ्रेड पार्क में जब गए तो उसके पहले चंद आनंद भवन गए थे पंडित नेहरू से मिलने, और नेहरू से आग्रह ही कर रहे थे कि आप एक बार वायसराय से अपील करवाइए। आपका बड़ा कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके थे, आप एक बार वायसराय से अपील करवाइए कि भगत सिंह के फांसी की सजा को आजीवन कारावास में क्या कर दे, बहुत करे तो आजीवन कारावास में तब्दील कर दे।
और ये गए थे नेहरू जी से मिलने, और फिर वहां से गए पार्क में और अचानक पुलिस पहुंच गई। अच्छा, जब इनको गोली मारा गया तो ये सूचना पुलिस वालों ने गुप्त रखा था, तब तक कमला नेहरू वहां पहुंच गई। इनकी पत्नी जो थी कमला नेहरू, जेल नेहरू की, ये पहुंच गई और डेड बॉडी को अपने हाथ में। तब तक पुरुषोत्तम दास टंडन वहां के लोकप्रिय नेता थे, कमला नेहरू वहां की लोकप्रिय हस्ती थी। ये लोग पहुंच गए और ये लोग वहीं पोस्टमार्टम, क्योंकि गोली मारी गई थी तो पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी को ये लोग लिए, ठीक ना। और इन लोग के साथ डेड बॉडी आगे बढ़ने लगी। पुलिस की तो ये था कि मतलब बिना किसी को पता चले अंतिम संस्कार। कमला नेहरू ने तब तक खबर कर सूचना फैलाना शुरू कर दी, लेकिन तब तक पुलिस वाले इनको भी लिए साथ में और पहुंच गए रसूलाबाद घाट। और रसूलाबाद घाट पर पंडित जी का अंतिम संस्कार। तब तक कमला नेहरू ने कुछ लोगों को खबर कर दी थी और ये हुआ कि लोगों की अपार समूह रसूलाबाद घाट की तरफ भागते हुए आई। कहा जाता है कि पूरी डेड बॉडी जली नहीं थी चंद्रशेखर आजाद की, और तब तक लोगों का जो हुजूम इकट्ठा पड़ गया, जिसमें सचिन दास सान्याल एक क्रांतिकारी था, उसका मैं पढ़ाया हूं, जिसने किताब लिखा था बंदी जीवन, जो क्रांतिकारियों की गीता लिखाए होंगे नाम लिखा है ना। सचिन दास सान्याल की पत्नी थी, वो पहुंची और तब तक पंडित जी का डेड बॉडी जो अजली डेड बॉडी गंगा में प्रवाहित कर दिया। और वहीं पर एक प्रतिमा सान्याल ने सभा को संबोधन किया, फिर कमला नेहरू ने किया। लेकिन कुल मिलाकर के खुफियागिरी किया किसने? कई नाम, भद्र तिवारी का नाम आता है, कुछ लोग तो खुद जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हैं, कुछ लोग उस नेतराम वाले का नाम लेते हैं, ठीक ना। लेकिन कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं खुफियागिरी हुआ। अब पंडित जी बेचारे, अब यशपाल वहां से निकल भागे, यशपाल निकले और फिर अब चूंकि संगठन का, और तब तक 27 फरवरी 1931 और 23 मार्च को भगत सिंह की फांसी हो गई, ठीक ना। ये दो बड़ा झटका था HSRA के लिए। फिर आपके यशपाल के नेतृत्व में संगठन, उसके पहले एक और घटना घटी थी यशपाल के साथ। भगत सिंह की फांसी की मांग की गई थी इरविन से। वायसराय उस समय कौन था? लॉर्ड इरविन। वायसराय ने फांसी की सजा को माफ करने से इनकार कर दिया। तब यशपाल और चंद्रशेखर आजाद दोनों, पता चला कि इरविन जा रहा है, ट्रेन से जाने वाला है, और इंजन के बाद से जो तीसरी डब्बा है उसी में बैठेगा। ये लोग उस दिन पहुंच गए 20 जगह और टाइमर बम फिट कर, और वहीं पर ये लोग छिप गए। और जैसे वो तीसरी बोगी आया, हमारे रिमोट धार से पूरा बोगी का परखच्चा। लेकिन दुर्भाग्य कि वो आगे से तीसरी बोगी में बैठने के बजाय पीछे से तीसरी बोगी में बैठा, यानी सूचना गलत मिली और वायसराय इरविन बच गया। पंजाब का गवर्नर दीक्षांत समारोह था और हरकिशन सिंह पंजाबी, और उसको बंदूक चलाने की ट्रेनिंग उसके खुद पिता ने दिया था। हरकिशन सिंह के पिताजी ट्रेनिंग दिए थे बंदूक चलाने का, निशानेबाजी का। और हरकिशन सिंह पंजाब का गवर्नर, दीक्षांत समारोह था और लेकर पहुंच गए 23 दिसंबर। वहां पहुंचे और दीक्षांत समारोह में लड़कों को ट्रॉफी बांट रहा था, वो गले में पहनाने वाला एक मेडल डाल रहा था। और उसी समय फायर किए, लेकिन वो गवर्नर बचे। गवर्नर को सामने से गोली मारे थे, ये जाकर वहीं पे बैठ गए थे और स्थिति आई कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया।
पिता को खबर की गई, अरे आपका लड़का गवर्नर गोली चला दिया। कहा गवर्नर का क्या हुआ, मर गया? कहे नहीं तो बच गया है। कहे बच गया? तब उस निकम्मे से हम क्या मिलने जाए? कैसा गोली चलाया कि गवर्नर बच गया? हमने तो बोला था कि टपका कराना, भले ही शहीद हो जाना। बच कैसे गया गवर्नर? और पिता ने मिलने से इनकार कर दिया लड़के से। लड़का जेल में गया, पिता कहा हम उससे नहीं मिलेंगे। इतना नालायक, गोली चलाया, निशाना चुक गए। हरकिशन सिंह का एक जिद, पिताजी से मिलवाइए, जो उनसे मिलने आता था। पिताजी से एक बार मिलवाइए, माफी मांगना है। लोगों ने बहुत आग्रह किया, भाई वो तो आप ही का नाम ले रहे हैं जेल में। 3 दिन बाद पिता गया मिलने, मुंह फुलाए थे, पिता नाराज थे। कहा पिताजी आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं गोली चूका नहीं, जानबूझ करके गोली से बचाया। कहेगी सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी वहां थे, और जैसे ही हम बहुत देर तक देख रहे थे, लेकिन वो साथ साथ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ था। राधाकृष्णन साहब उस समय बड़ी नाम था शिक्षा के क्षेत्र में, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थी। एक समय ऐसा आया कि राधाकृष्णन थोड़ा सा बगल हुए, और ये बगल तब तक मैंने गोली चला, और टिगर अभी दबाई रहती तब तक सामने आ गए राधाकृष्णन, यानी वो मारा होता तो साथ में राधाकृष्णन साहब। राधाकृष्णन साहब को बचाने के चक्कर में जानबूझ करके बंदूक को किनारे कर दिया, और एक गोली, आपका शिष्य हूं, गोली चुका तो सकता ही नहीं था, लेकिन राधाकृष्णन साहब मारे जाते इसलिए गोली को चुका दिया। और अब सिचुएशन क्या होगा? पंजाब के गवर्नर को सामने से गोली मारी जा रही है, वायसराय को ट्रेन से उड़ाया जा रहा है, संसद भवन पर बम फेंका जा रहा है, पुलिस मुख्यालय के सामने स्कॉट को मारने की, वो तो बच गया संजोग से, वो आया नहीं, वहां पर इधर पूर्वी बंगाल में मास्टर दा साहब 65 क्रांतिकारियों को लेकर के शस्त्रागार को लूट ले रहे हैं, यानी ब्रिटिश सरकार थर्रा रही थी, चारों तरफ भय का आलम। कुल मिलाकर के ये सब घटनाएं हुई। यशपाल के हाथ में नेतृत्व आया, यशपाल साहब ही फिर इलाहाबाद गए। इलाहाबाद इन लोगों के लिए बड़ी बढ़िया जगह, खतरनाक जगह। ये गए थे इलाहाबाद में किसी से मिलने, और इलाहाबाद में भी ये हुआ था कि एक वैशंपायन था, एक क्रांतिकारी लड़की थी। अब वैशंपायन ने चसारे में शामिल करने के लिए उस लड़की का जिद करने लगे। अब चंद्रशेखर ने स्वीकार कर लिया, चल भाई अगर क्रांति की विचारधारा, हालांकि लड़कियां इनके संगठन के साथ नहीं थी, वो मास्टर दा वाले में कई सारी लड़कियां रही क्रांति में, लेकिन वो लड़की वैशंपायन की, जिस लड़की को कहे कि उसको संगठन में शामिल किया जाए। अब बाद में पता चला कि वैशंपायन का उस लड़की के साथ प्रेम संबंध। यह बात जब यशपाल को पता चला तो कहेगी तो बड़ी दगा किया है, क्योंकि वो लड़की है, अगर उसके अंदर, वह देश के अंदर दृढ़ता की भावना है, तो थोड़ी भी अगर उसके पकड़ी गई या कुछ हुआ तो संगठन को बता सकते हैं। पहले उस लड़की को निकाला, कहा इसकी गद्दारी के लिए वैशंपायन को मारेंगे, और तब तक इलाहाबाद गए और पुलिस इनको अरेस्ट कर ली। तो उनके बारे में भी कहा जाता है कि वैशंपायन ने ही गद्दारी कर दिया, क्योंकि ये कसम खा चुके थे यशपाल की, इसको मारूंगा। संगठन के साथ इसने क्या किया है, आज एक किया कल दूसरा कर लेगा। संगठन के नियम बड़े सख्त थे, और यशपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, आजीवन कारावास की सजा मिली। तब तक 1939 में चुनाव हुआ यूपी में। गोविंद वल्लभ पंत साहब, उस समय मुख्यमंत्री नहीं कहा जाता था, प्रधानमंत्री कहा जाता था, प्रधानमंत्री बने, यहाँ के सीएम बने संयुक्त प्रांत के। और उन्होंने जब वो सीएम बने तो इनके सजा को माफ कर दिए, यशपाल जेल से बाहर निकले और अपना पूरा जीवन किसान आंदोलन
को समर्पित करें। धीरे धीरे कुल मिलाकर क्रांतिकारी आंदोलन यह दौर भी खत्म हुआ। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण एक घटनाएं थी क्रांतिकारियों के। कहाँ तक लिखे है, थोड़ा सा लिखा भी दिया जाए। कितना बच गया? अभी टाइम है सर। 11:11 हो रहा है। अभी कहाँ? 5 कुछ रेस्ट दे दें, नहीं 5-7 मिनट का रेस्ट दे दें, हम भी चाय पी लिया जाए, उसके बाद फिर आए तो यही चीज लिखा देंगे। ठीक ना? हमको लग रहा है कि अब कहानी में इंटरेस्ट आ गए, किताब आप पढ़ेंगे आपको धर धर धर। अभी बहुत सारी चीज इन सबों की कहानी किस्से तो इतने हैं, इन सबों के इतने कहानी किस्से हैं कि इस पर 2-4 दिन क्लास लिया जाए, कम ही होगा। ठीक ना? तब भगत सिंह को चंद्रशेखर आजाद को आप समझेंगे। मजबूरी मेरी है टाइमिंग का अभाव। हाँ हाँ तो नहीं, अभी कुछ चीजें छोड़े हैं जो मुझे लगा कि लिखवाने में यूज कर देंगे। ठीक ना? जैसे मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत क्रांति पर धार वैचारिक पत्थर के रगड़े, ये सब आता है और औरों को सुनाने के लिए तेज धमाकों की आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ चीजें हैं जो दिखाना जरूरी है। ये पूरा इस टाइम का पूरा वीडियो है। हाँ 51 बढ़ाएगा। तो बंद तो कर दीजिए। 51 हो जाए, 51 तो हो गया, 52 हो जाएगा। ये 51 हो जाए।